बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अध्याय 171 ली युनसोंग की महत्वाकांक्षा। ये कैसी चीनी मिट्टी की गुड़िया है। ली युनसोंग ने मन ही मन शिकायत की। उन्होंने कभी भी इस तरह के घटनाक्रम की उम्मीद नहीं की थी। इस डर से कि युन किंग्याओ को उसके साथ कोई समस्या होगी, ली युनसोंग ने जल्दी से इसे ठीक करने की कोशिश की। जूनियर सिस्टर किंग्याओ, मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं नहीं नहीं, युन क्विंग्याओ ने बेतहाशा इनकार कर दिया। उसे डर था कि अगर ली युनसोंग ने दोबारा उसकी मदद की तो वह उसके शरीर के दूसरे हिस्से को उखाड़ देगा। दिस डैम्ड बैड लक, युन किंग्याओ ने समझाया। वरिष्ठ भाई, किंग्याओ का शरीर विशेष है। ये बेहतर है अगर मैं इसे स्वयं करूं। मुझे इसकी बेहतर समझ है कि इसे कैसे संभालना है। ली युनसोंग ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि युन क्विंग्याओ के मन में अभी भी उसके बारे में अच्छी धारणा थी। युन क्विंग्याओ ने उसकी बांह दोबारा जोड़ दी। खूबसूरत ली युनसोंग को देखकर उसका दिल हिल गया। हालांकि ली युनसोंग जियांग निंग जितनी अच्छी दिखने वाली नहीं थी, लेकिन उसका अलग व्यवहार, जो केवल उसे मुस्कुराहट दिखाता था, क्या ये कहानियों की किताबों में वर्णित स्वर्ग का सच्चा पुत्र नहीं था। इसे क्या कहा गया? इसे पक्षपात कहा गया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, उन साथी शिष्यों को अभी भगाने के लिए। अन्यथा अगर मैंने खुद कहा होता तो वे निश्चित रूप से नहीं सुनते। ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा उपकार था। ली युनसोंग ने अपना आक्रामक रुख शुरू करते हुए धीरे से कहा, वैसे क्या मैं आपको जूनियर सिस्टर क्विंग्याओ कह सकता हूँ? मुझे हमेशा लगता है कि आपको यंग जनरल कहने से हमारे रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। ये ठीक है। युन क्विंग्याओ ने अपना सिर हिलाया। उसने लंबे समय से इस तरह का स्नेहपूर्ण व्यवहार महसूस नहीं किया था। ली युनसोंग ने युन क्विंग्याओ की ओर देखा। उसकी ओर से क्रोधित महसूस कर रही थी। इस बात का उल्लेख नहीं है कि आपकी साधना और योग्यता उनसे अधिक है। बस एक युवा जनरल के रूप में आपकी पहचान आपको सीधे उन्हें छोड़ने का आदेश देने की अनुमति देती है। आप बहुत नर्म दिल और बहुत दयालु हैं। पफ्त कमरे के कोने में छिपी गु यानकी ये सुनकर हंसी से कांप उठी। ऐसा लगता था कि जिसने भी युन क्विंग्याओ से कहा, आप बहुत दयालु हैं, उसका कभी भी अच्छा अंत नहीं हुआ। युन क्विंग्याओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर में पहुंचा हूं और मेरी नींव गहरी नहीं है, इसलिए मैं इतनी परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। ली युनसोंग स्माइल्ड। उसने कमरे के चारों ओर नजर डाली और मजाक में कहा, क्या मैं एक कप पानी के लिए अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल। युन क्विंग्याओ सीधे द्वार से अलग हट गया। ये देखकर गु यानकी का स्पर्शक हिल गया। उन्हें हमेशा लगता था कि ली युनसोंग एक अच्छे इंसान नहीं थे, और दुर्भाग्य की इस अवधि के दौरान वह अचानक इतने अच्छे साथी शिष्य से कैसे मिल सकती थी। ही सेंट अ मैसेज, किंग याओ, ली युनसोंग से दूरी बनाए रखें। आप इस समय बुरी किस्मत के दौर में हैं। ऐसी अच्छी चीजें आपके साथ नहीं होंगी। युन क्विंग्याओ ने न सुनने का नाटक किया। वह श्री यान की बातों से सहमत नहीं थीं। वह बदकिस्मत हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से बदकिस्मत होने का मतलब यह नहीं है कि वह अच्छे लोगों से नहीं मिल सकती है ना? ये कैसा तर्क था? वह सीधे दरवाजे से हट गई। Seeing this, गु यांकिंग snorted and no longer tried to stop her. कुछ लोग दीवार से टकराने के बाद ही पीछे मुड़ते हैं। उसे यह नुकसान सहने दीजिए। ली युनसोंग ने युन किंग्याओ के अस्थायी छोटे कमरे में प्रवेश करने के बाद चारों ओर देखा। उन्होंने नाराजगी से कहा, प्रशासनिक कार्यालय बहुत ज्यादा है। एक युवा जनरल के रूप में वे आपके लिए एक बेहतर घर भी नहीं बना सकते। ये ठीक है वरिष्ठ भाई, युन क्विंग्याओ ने दयनीयता से कहा, किंग्याओ का घर हमेशा ढह जाता है, इसलिए मैंने उनसे इसे फिर से बनाने के लिए नहीं कहा। अफसोस जूनियर सिस्टर क्विंग्याओ, आप बहुत दयालु हैं। ली युनसोंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ये कैसा रहेगा? अपना सामान पैक करो और मेरे स्थान पर आओ। मेरे पास वहाँ कुछ खाली कमरे हैं, बस इतना ही। क्या मैं? युन किंग्याओ की आंखें चमक उठीं। वह लंबे समय से इस घर को छोड़ना चाहती थी जिसमें कोई गोपनीयता नहीं थी। हाँ, क्या मैं आपको सामान पैक करने में मदद कर सकता हूँ? ली युनसोंग गर्मजोशी से मुस्कुराए।
उन्होंने अपने अच्छे इंसान व्यक्तित्व को बनाए रखने की कोशिश की। कोई जरूरत नहीं है। यून क्विंग्याओ, जो लंबे समय से इस शापित स्थान को छोड़ना चाहता था, ने सीधे कहा, मेरी सभी चीजें मेरी स्टोरेज रिंग में हैं, चलो अब चलते हैं। ली यूनसोंग, उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। ली यूनसोंग ने सोचा, आप वास्तव में आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इससे उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ली यूनसोंग ने अपने स्टोरेज पाउच से एक स्पिरिट बोट निकाली, यून क्विंग्याओ को उस पर चढ़ने के लिए कहा और अपने निवास की ओर तेजी से जाने लगे। गु यानकिंग साधारण घर में अकेली रह गई। यून क्विंग्याओ के चले जाने के बाद वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वास्तव में यून क्विंग्याओ का अनुसरण नहीं करना चाहता था और इस तरह की चिंतित जिंदगी नहीं जीना चाहता था। काफी समय बाद आत्मा की नाव एक छोटे से आंगन के सामने रुकी। ली यूनसोंग ने धक्का देकर दरवाजा खोला। यह एकल प्रवेश प्रांगण था, हालांकि इसे छोटा आंगन कहा जाता था, लेकिन अंदर का स्थान बहुत बड़ा था। यह मेरा आंगन है, मैं यहाँ लंबे समय से रह रहा हूँ और जब मैं खाली होता हूँ तो इसमें चीजें जोड़ता हूँ। कनिष्ठ बहन, पहले देख लो, अपनी पसंद का एक कमरा ढूंढो और उसमें चली जाओ। ठीक है। यून क्विंग्याओ का चेहरा खुशी से भर गया। उसने एक एक करके कमरों को देखा। जब वह पहले कमरे में पहुंची तो यून क्विंग्याओ ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा सीधे उसकी ओर गिर गया। वह चौंक पड़ी। ये फिर से दुर्भाग्य। यून क्विंग्याओ ने जल्दबाजी में बचाव किया, लेकिन इसके बजाय वह दीवार से जा टकराए। ली यूनसोंग ने यून क्विंग्याओ को अनाड़ीपन से चकमा देते हुए देखा। उसने आह भरी, इस संसार में इतना मूर्ख व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या वह यह नहीं देख सकती थी कि वह कहाँ जा रही है? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, ली यूनसोंग अपने विचारों को जारी नहीं रख सका। बूम! मकान ढह गया। यून क्विंग्याओ ने अभी जिस दीवार पर हमला किया था वह एक भार वहन करने वाली दीवार थी। वह मुड़ी और जियांग निंग की ओर देखा, जिसकी मुस्कान थोड़ी अप्राकृतिक थी। क्षमा करें, मैं अभी विचलित हो गई थी। ली यूनसोंग ने गहरी सांस ली। ही टोल्ड हिमसेल्फ, स्पिरिट स्टोन्स, स्पिरिट स्टोन्स, स्पिरिट स्टोन्स। ये जूनियर सिस्टर नहीं थी, यह एक चलता फिरता स्पिरिट स्टोन भंडार था। ली यूनसोंग ने आने वाले दिनों की कल्पना की। वह यून क्विंग्याओ के पास बैठा था। जब उसके पास संसाधनों की कमी होती थी तो वह यूं ही यून क्विंग्याओ के बालों का एक गुच्छा तोड़ लेता था और उसके बदले में 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ले लेता था और उसका जीवन फिर से आरामदायक हो जाता था। इसका लाभ उठाएं, भविष्य में बेहतर जीवन की खातिर। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यह आंगन बहुत पुराना है और कुछ दीवारें इतनी मजबूत नहीं हैं। यह ठीक है, अन्य कमरे भी हैं, क्या आप फिर से चुनना चाहेंगे? मम्मा, हम यून क्विंग्याओ बेहद खुश थे। आखिरकार यून क्विंग्याओ ने ली यूनसोंग के पास वाला एक कमरा चुना। ली यूनसोंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। धीमी गति से ले। शाम के समय ली यूनसोंग को ये तब से पता चला जब से यून क्विंग्याओ आए। बिजली उसकी छत पर गिर सकती थी। जिस फल के पेड़ को उसने कड़ी मेहनत से आंगन में उगाया था, जैसे ही यून क्विंग्याओ ने उसे छुआ, वह मर गया। आंगन में पक्षियों का विचरण भी बढ़ गया था। उनकी अनौपचारिक बातचीत के दौरान ली यूनसोंग ने अचानक कहा, जूनियर सिस्टर क्विंग्याओ, हम बालों की अदला बदली कैसे करें? मैं हमारे लिए 2 दिशात्मक ध्वनि प्रसारण को अनुकूलित करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। इस तरह, भले ही मैं बाहर हूँ, फिर भी कुछ भी होने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सुनकर यून क्विंग्याओ तुरंत घबरा गई। बाल श्री यान ने कहा था कि इस स्तर पर वह किसी को भी अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं प्राप्त नहीं करने दे सकती। उसने सिर हिलाया। मुझे खेद है वरिष्ठ भाई, फिलहाल इस ध्वनि प्रसारण से परेशान न हों। आखिरकार मैं बस इस कमरे में हूँ। हम बात करने के लिए सीधे ध्वनि प्रसारण का उपयोग कर सकते हैं। हम दैट वर्क्स टू। ली यूनसोंग ने मन ही मन यून क्विंग्याओ को कोसा, लेकिन उसका चेहरा प्रसन्न और सौम्य बना रहा। अध्याय 172, लंबा खेल खेलना, बड़ी मछली पकड़ना। यून क्विंग्याओ थोड़ा सावधान था, लेकिन ली यूनसोंग जरा भी घबराए नहीं, क्योंकि उनका पिछला सवाल सिर्फ एक जांच था। अगर यह काम कर गया तो बढ़िया, यदि नहीं तो वह इसे छोड़ देगा।
संक्षेप में, समय बदल गया था। अब पहले की तरह हीरो सेव द ब्यूटी एक्ट का मंचन करके किसी का दिल जीतना संभव नहीं था। अब ये सब एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबा खेल खेलने के बारे में था। सबसे पहले दूसरे पक्ष को भावनात्मक मूल्य प्रदान करें और एक बार जब वे प्रलोभन में आ जाएं, तो धीरे धीरे उसके असली इरादों को प्रकट करें। उनकी बातचीत के दौरान ली युनसोंग को ये भी पता चला कि युन क्विंग्याओ की बुरी किस्मत जियांग निंग के जादू टोने के कारण थी। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अच्छा, यूं क्विंग्याओ हमेशा के लिए बदकिस्मत नहीं रहेगा। इसे उस मिशन से जोड़ने पर इसका मतलब ये था कि जियांग निंग अभिशाप हत्या के लिए जिन माध्यमों का उपयोग कर सकता था, वे लगभग समाप्त हो चुके थे या पहले ही खत्म हो चुके थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार जब वह यूं क्विंग्याओ के दिल में प्रवेश कर गया, तो वह जियांग निंग को खत्म कर देगा। युन क्विंग्याओ के जीवन या मृत्यु के बारे में उसका उससे क्या लेना देना था। युन क्विंग्याओ को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे वरिष्ठ प्रशिक्षु ली, आप किस कमांडर के अधीन सेवा कर रहे हैं? ली युनसोंग मुस्कुराए, मियामबेई के कमांडर के अधीन। जियांग निंग के माध्यम वास्तव में चले गए थे। उसने आह भरी, कितने अफसोस की बात है। युन क्विंग्याओ को कुछ दिनों की राहत मिलेगी। यूं क्विंग्याओ को जादू टोना से शाप देने और उसकी खेती की प्रगति में देरी करने की योजना को जबरन रोकना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिंगुआंग मंडप विश्वसनीय है। अगर उन्हें यूं क्विंग्याओ का खून मिल सकता है, तो उसे सीधे मौत के लिए शाप देना कितना सुविधाजनक होगा। जियांग निंग ने मन ही मन सोचा। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने गाड़ी के अंदर देखा। झाओ रोंग ने कहा कि वह इसके अजीब माहौल का अनुभव करने के लिए फिर कभी गाड़ी में प्रवेश नहीं करेगी। छोटी लड़की की आंखें बंद थीं। छोटी लड़की को स्वभाव में भारी बदलाव से बचाने के लिए जियांग निंग ने सीधे तौर पर उसे अपनी राक्षसी तकनीक को रोकने के लिए कहा। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि राक्षसी तकनीक विकसित करने के बाद अन्य तकनीकों की खेती करने से आध्यात्मिक क्यूई का संघर्ष होता, जिससे किसी की नींव नष्ट हो जाती, तो वह छोटी लड़की को राक्षसी तकनीक विकसित करने की अनुमति नहीं देता। मुझे अभी भी युन क्विंग्याओ से जल्दी छुटकारा पाना है। जियांग निंग ने अपनी मुठियां भींच लीं। यदि युन क्विंग्याओ जीवित रहता और उसने छोटी लड़की को विकसित नहीं होने दिया, तो क्या भविष्य में छोटी लड़की वध के लिए अपनी गर्दन नहीं चढ़ा रही होगी? हालांकि वह उसकी रक्षा करेगा, लेकिन वह हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता था, और खुद पर भरोसा करना हमेशा दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर होता था। जियांग निंग को शेन जिनहुआन के लिए भी जिम्मेदार होना पड़ा। एक प्यारे मास्टर ने जियांग निंग को उसके विचारों से वापस खींच लिया। उसने ध्यान से शेन जिनहुआन की निगाहों पर नजर डाली। ओफ, शुक्र है, बहुत अधिक स्पष्ट। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक हो रही है। जियांग निंग ने पूछा, क्या अब आप कोई असामान्य भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस करते हैं? शेन जिनहुआन ने अपनी बाहों को पार करते हुए गंभीर होने का नाटक किया। इसका आपसे क्या लेना देना है? जियांग निंग ने अपना माथा रगड़ा। क्या पाप है? ऐसा लग रहा था कि वह फिर से बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। जियांग निंग को इस तरह देखकर शेन जिनहुआन जोर से हंस पड़े। वह जियांग निंग के बगल में बैठी, उसकी बाह को गले लगाया और कहा, मास्टर, मैं बस आपको चिढ़ा रही थी। मैं अब बहुत बेहतर हूँ। पहले ये वास्तव में राक्षसी तकनीक का अत्यधिक अभ्यास करने के कारण था। इससे मेरी सात भावनाएं अनियंत्रित हो गईं। जियांग निंग ने राहत की सांस ली। अच्छा, अब तुम ठीक हो? ठीक है मम, ठीक है, मेरे पास आपको दिखाने के लिए यहाँ कुछ अच्छा है। जियांग निंग ने एक रिकॉर्डिंग स्टोन निकाला। 1.25 घंटे बाद जियांग निंग को शर्माते हुए शेन जिनहुआन ने गाड़ी से बाहर फेंक दिया। ये देखकर झाओ रोंग शरारत से किनारे हो गया और जियांग निंग के कंधे को थपथपाया। साथ ही दाववादी प्यार ऐसा ही है, निराश मत होइए, आप दोनों का भविष्य सुंदर है। जियांग निंग ने अपने कंधे पर झाओ रोंग के हाथ को देखा और उसे दूर कर दिया। यह महिला उसे साथी मानकर सीधे भाई जैसा व्यवहार करती थी। किसी ने एक बार पूछा था, क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच शुद्ध मित्रता होती है? जियांग निंग को पहले इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जियांग निंग को लगा कि ऐसा था, बिल्कुल झाओ रोंग की तरह।
जियांग निंग ने बेबसी से कहा, बकवास मत सोचो, ये किस तरह की बात है। झाओ रोंग ने कहा, ओह, वह बुदबुदाती हुई चली गई। हवा में झाओ रोंग की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। क्या बात है, प्यार में तिरस्कृत होना, लेकिन इसका गुस्सा एक दोस्त पर निकालना। पुरुष बहुत चंचल होते हैं। कोई बात नहीं, उसे माफ कर दो, जिसने मुझसे कहा कि मैंने उससे तीसरे दर्जे का खंजर लिया है। जियांग निंग गाड़ी के अंदर। शेन जिनहुआन ने रिकॉर्डिंग पत्थर पकड़ रखा था। उसने अपने चांदी के दांत काटे। उसके आकर्षक चेहरे पर 2 लालिमाएं थीं। उसने नीचे रिकॉर्डिंग पत्थर की ओर देखा। अंदर की चिड़चिड़ापन, उदासी और खुशी के उन अतिरंजित दृश्यों के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि उसके गाल इतने गर्म थे कि वे एक अंडे को भून सकते थे। जियांग निंग बहुत बुरा है। शेन जिनहुआन ने रिकॉर्डिंग स्टोन को कसकर पकड़ लिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि चाहे वह कितना भी बदल जाए, जियांग निंग हमेशा उसे कोमल शब्दों से सांत्वना देगी। शेन जिनहुआन को खुशी महसूस हुई। वह जानती थी कि इस दुनिया में केवल जियांग निंग ही उसके लिए अच्छी थी। उनमें से कोई भी दूसरे को नहीं छोड़ सकता था। शाम को जियांग निंग छोटी लड़की को सैर के लिए बाहर ले गया। जब झाओ रोंग ने उन्हें देखा तो उसने जियांग निंग को आंख मारी। जियांग निंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। वह ऊपर चला गया। आप क्या कर रहे हो? बना हुआ, झाओ रोंग ने मुस्कुराहट के साथ अपनी बात कही। जियांग निंग, झाओ रोंग ने प्रसारित करना जारी रखा। मैंने आज इधर उधर पूछा। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसकी पत्नी उससे नाराज है और उसे इसे कैसे संभालना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर पत्नी नाराज है तो उसे पीट दो, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नहीं। फिर एक व्यक्ति ने कहा, जोड़े हमेशा बिस्तर पर बहस करते हैं और बिस्तर के नीचे मेकअप करते हैं, इसलिए मेरे दोस्त से कहें कि वह सीधे अपनी पत्नी को गले लगाए, उसे चूमे और वह सब, और फिर आप जानते हैं, आप इसे आजमाएं। भले ही ध्वनि संचरण अनसुना नहीं किया जाएगा, फिर भी ऐसी प्रतिबंधित रेटेड फुसफुसाहट कहते समय झाओ रोंग अभी भी अवचेतन रूप से दोनों तरफ देखेगा, शायद कोई सुन रहा हो। ये सुनने के बाद जियांग निंग अवाक रह गई। उसने झाओ रोंग को घूरकर देखा। कृषक आमतौर पर अच्छे दिखने वाले होते थे और झाओ रोंग बहुत उत्साही थे। उनके शरीर का अनुपात अच्छा था। वह पूरी तरह से पृथ्वी पर एक सेलिब्रिटी हो सकती है। लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था? जियांग निंग झाओ रोंग की अपनी छाप को ताज़ा करता रहा। अब झाओ रोंग की उनकी परिभाषा थी, एक महिला गुंडा। लंबे समय तक लूज कल्टीवेटर रहे झाओ रोंग ने कुछ जियांगू क्यूई हासिल कर ली थी। वह निर्भीक और निडर थी और परिचितों के बीच वह उन चीजों से नहीं कतराती थी जो अन्य महिला कृषक करती थीं। लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? जियांग निंग की नज़र के नीचे झाओ रोंग को ठंडक महसूस हुई। वह अजीब तरह से हंसी। हा, मैं वफादार हूँ, है ना? मैंने आपकी पूछताछ में मदद करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा जोखिम में डाल दी। जियांग निंग, धन्यवाद। वह मुड़ा और चला गया। वह शेन जिनहुआन के पास गया। शेन जिनहुआन ने अपना सुंदर चेहरा झुकाया और पूछा, मास्टर, झाओ रोंग ने अभी आपको क्या बताया? जियांग निंग ने शेन जिनहुआन की ओर देखा। छोटी लड़की और अधिक सुंदर होती जा रही थी। एक जबरदस्ती चुंबन। जिस पल वह छवि उसके दिमाग में आए, जियांग निंग तुरंत शांत हो गया। छोटी लड़की की उम्र कितनी थी? 12 से कुछ अधिक, लगभग 13। यहाँ तक कि प्राचीन लड़कियां भी केवल 15 वर्ष की आयु में ही परिपक्व होती थीं। अगर उसके मन में छोटी बच्ची के बारे में ऐसे विचार थे, तो क्या वह भी इंसान था? उसमें और पीडोफिलिया में क्या अंतर था? उसने अपना हाथ हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। झाओ रोंग ने बस मुझे कल के यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताया। आज रात हम जुआनहुआंग डोमेन की सीमा पर डेरा डालेंगे और कल सुबह हम जुआनहुआंग डोमेन और कांगलिंग डोमेन के बीच की सीमा पार करेंगे। जियांग निंग रुका। उन्होंने आगे कहा, वहां निश्चित रूप से टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के कर्मी वहां चौकियां स्थापित करेंगे। हालांकि हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन परेशानी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आइए कल के मामलों पर चर्चा करें। हम गुजरे तो गुजरे, यदि नहीं तो हमें कहाँ पीछे हटना चाहिए? मम्मा हम। शेन जिनहुआन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया,
कि झाओ रोंग और मास्टर ने अभी जो चर्चा की वह यात्रा कार्यक्रम के बारे में नहीं थी। अध्याय 173 शेन जिनहुआन, जल्दी से बड़े हो जाओ। अगले दिन कारवां ने अपनी यात्रा जारी रखी। जियांग निंग को हमेशा ऐसा महसूस होता था कि आज कुछ छूट गया है। काफी देर तक सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह हर 3 दिन में होने वाला जादू टोना है। यूं क्विंग्याओ को एक बार भी कोसना न कहना थोड़ा अजीब लगता है। जियांग निंग ने आह भरी। कोई विकल्प नहीं, वह केवल ये देखने के लिए लिंगहुआन मंडप की प्रतीक्षा कर सकता था कि क्या कोई मिशन पूरा कर सकता है। भारी पुरस्कार निश्चित रूप से बहादुर व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। यही कारण था कि जियांग निंग मिशन की कीमत इतनी अधिक निर्धारित करने को तैयार थी। अगर उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वह टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर को लूट लेगा। इसे टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर से लेना और इसे टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के लिए उपयोग करना माना जा सकता है। छोटी लड़की सुबह सुबह झाओ रोंग के साथ खेलने गई थी। शेन जिनहुआन बहुत आगे तक गया। अंततः उसे पता चला कि झाओ रोंग ने कल शाम जियांग निंग से क्या कहा था। शेन जिनहुआन केवल इतना ही कह सका, शाबाश, उम्मीद है कि झाओ रोंग ऐसी जागरूकता बनाए रखेगा। लेकिन जियांग निंग ने हमेशा उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। शेन जिनहुआन बहुत निराश था। उसने नीचे अपने पैर की उंगलियों को देखा, फिर खुश हो गई। मुझे जल्दी बड़ा होना है। शेन जिनहुआन खुशी से चला गया। झाओ रोंग को अकेला छोड़ना वह समझ नहीं पाए। वह वास्तव में पुरुषों की इस जोड़ी को नहीं समझती थी। कल जब उसने ऐसा कहा तो अमर दूसरी पीढ़ी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आज जब उसने ऐसा कहा तो सुंदर युवा नौकर ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अजीब, सचमुच अजीब। साथियों की यह जोड़ी रहस्यों से भरी थी। इसे भूल जाओ, वह अब इसके बारे में नहीं सोचेगी। कुछ देर तक कारवां चला। अंत में ये जुआनहुआंग डोमेन और कांगलिंग डोमेन के बीच की सीमा पर पहुंच गया। वास्तव में खेती की दुनिया में डोमेन के बीच कोई सख्त प्रशासनिक विभाजन नहीं थे, क्योंकि खेती की दुनिया में डोमेन खेती राजवंशों द्वारा नियंत्रित लोगों को छोड़कर वास्तव में प्रशासन नहीं था। अधिकांश प्रमुख शक्तियां अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करती थीं। क्षेत्रों को विभाजित करने की विधि लागत पर आधारित थी, और लागत अधिकतर प्राकृतिक बाधाओं के कारण पैदा हुई थी। उदाहरण के लिए जुआनहुआंग डोमेन में ब्लैक आयरन सिटी और कैंगलिंग डोमेन में येलो सैंड सिटी को गोबी रेगिस्तान द्वारा अलग किया गया था। यदि ब्लैक आयरन सिटी येलो सैंड सिटी को नियंत्रित करना चाहता है, निवेश के लिए जनशक्ति और संसाधनों पर विचार करने के अलावा उन्हें इस प्राकृतिक बाधा को पार करने और प्रबंधित करने की लागत पर भी विचार करना था। सभी ने गणना की और पाया कि गोबी रेगिस्तान के रास्ता अवरुद्ध करने से हमला लागत प्रभावी नहीं होगा। इसलिए येलो सैंड सिटी और ब्लैक आयरन सिटी कभी भी कब्जे के युद्ध में शामिल नहीं हुए। इसलिए केवल गुजरने वाले कारवां ही व्यापार के लिए दोनों डोमेन के बीच यात्रा करने को तैयार थे। Some parts of the Gobi Desert were death zones। ये प्राचीन खेती संप्रदायों या शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए निशान थे। यहाँ तक कि एक नवजात सोल कल्टीवेटर को भी जबरन पार करने की कोशिश में जोखिम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए रेगिस्तान में केवल कुछ ही प्रवेश द्वार थे। टिएन्स मिलिट्री प्रीफेक्चर के सैनिकों को रेगिस्तान के किनारे प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया था। जब कारवां के मालिक ने तियान्स मिलिट्री प्रीफेक्चर को देखा तो उसने मन ही मन शाप दिया। जुआनहुआंग डोमेन में ब्लैक आयरन सिटी बिल्कुल भी टियास सैन्य प्रांत क्षेत्र नहीं था। यहाँ उपस्थित होना कानून लागू करने के लिए सीमा पार करने जैसा था। वे दूसरों के क्षेत्र में लापरवाही से कार्य करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करते थे। सामान्य स्थानीय व्यापार पर असर पड़ रहा है। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और कहा, वरिष्ठ लोगों, हम ब्लैक आयरन सिटी से एक कारवां हैं, व्यापार के लिए येलो सैंड सिटी जा रहे हैं। कृपया विनम्र रहें। बॉस ने रास्ता साफ करने के लिए स्पिरिट स्टोन नहीं निकाले। बड़े संप्रदायों के ये शिष्य निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों से परेशान नहीं होंगे, और मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स उनके लिए बहुत महंगे थे, लागत बहुत अधिक थी। इसलिए उन्होंने कोई पेशकश ही नहीं की। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर सदस्य ने बॉस की ओर देखा, फिर कारवां की ओर देखा। उसने तुरंत गाड़ी देखी।
उसके अंदर 3 प्रबल आभाएं थीं जिन्हें उसने महसूस किया, लेकिन उनके पास मार्शल हुआन हू मार्शल का प्रक्षेपण जेड स्लिप था, इसलिए वे डरे नहीं थे। उस गाड़ी में कौन बैठा है? वे कल्टीवेटर हैं जिन्हें हमने कारवां को आगे बढ़ाने के लिए काम पर रखा है। कारवां मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उनमें से 2 फाउंडेशन स्थापना चरण में है और एक क्यूई शोधन चरण में है। मैं उन्हें काम पर रखने का एकमात्र कारण ये था कि वे खजाने की तलाश के लिए कांगलिंग डोमेन में डीजेड की अमर गुफा में जा रहे थे। उन्हें बस रास्ता दिखाने के लिए मेरी जरूरत थी, अन्यथा मैं इतने शक्तिशाली कल्टीवेटर कैसे खरीद पाता? टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के सेंचुरियन ने सिर हिलाया। हाल ही में उन्हें अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था, तो उनकी सतर्कता कुछ कम हो गई। सेंचुरियन गाड़ी की ओर चला गया। मैं टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के हुआन हू बटालियन का एक सेंचुरियन हूँ, मुझे यहाँ जांच करने का आदेश दिया गया है। जो लोग गाड़ी के अंदर हैं, नीचे आएं और मुझे आपको देखने दें। गाड़ी के अंदर झाओ रोंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपनी आवाज प्रसारित की। प्रमुख शक्तियों के लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, जैसा वे चाहते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। इसे भूल जाओ, हम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। आइए बाहर निकलें और खुद को दिखाएं। जियांग निंग और शेन जिनहुआन ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। वे गाड़ी से बाहर निकले। टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के सेंचुरियन ने एक महिला और 2 पुरुषों को उतरते देखा। यह उनके पास मौजूद जानकारी से अलग थी, जिसमें एक आदमी एक युवा लड़की के साथ था, लेकिन इससे उन्हें भ्रमित करने के लिए एक साथ यात्रा करने की संभावना से इनकार नहीं किया गया। उन्होंने झाओ रोंग को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जियांग निंग और शेन जिनहुआन को देखा। ऑल्दो इट वॉजंट अ मैन विद अ यंग गर्ल, एक छोटे से परिचारक के साथ एक आदमी काफी समान लग रहा था। हम एक जवान लड़की अटेंडेंट बन गई। लिंग बदल गया, लेकिन खेती की दुनिया में भेष बदलने और आवाज बदलने के लिए अनगिनत मार्शल कौशल मौजूद थे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, चूंकि आप पुरुष हैं, इसलिए अपनी शर्ट उतारना और नंगे सीने रहना ठीक रहेगा, है ना? आप दोनों मेरे देखने के लिए अपनी शर्ट उतारो। जियांग निंग का दिल डूब गया। दरअसल यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। वह नग्न हो सकता था, लेकिन छोटी लड़की ऐसा नहीं कर सकती थी। उसकी निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। ये देखकर झाओ रोंग ने जल्दी से सेंचुरियन को एक तरफ खींच लिया। साथी दाववादी, पहले यहाँ आएं, मुझे आपको कुछ बताना है। सेंचुरियन थोड़ा अधीर था, लेकिन उसने फिर भी पीछा किया। आखिरकार वे दोनों फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में थे। एक बार जब वे एक तरफ थे, झाओ रोंग ने अपनी आवाज दी, ये दोनों दाव साथी हैं। सेंचुरियन, क्या ये दोनों दाव साथी हैं? कैसे दाव साथी? जिस प्रकार आप समझते हैं, दोहरी खेती, पुरुष और पुरुष। हालांकि यह असामान्य है। झाओ रोंग ने सिर हिलाया। अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये सच है। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। कुछ समय पहले उनके रिश्ते को लेकर भी अनबन हो गई थी। कारवां में हर कोई जानता है, लेकिन सभी को अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने का डर था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल इसकी मुख्य वजह यह है कि उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह आदमी जो बूढ़ा है, दूसरी पीढ़ी का अमर व्यक्ति है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसे अपने दाव साथी को मुस्कुराने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते देखा है। उनकी पारिवारिक शक्ति शायद छोटी नहीं है। सेंचुरियन हैरान रह गया। वह सब कुछ देखने के लिए काफी समय तक जीवित रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उस व्यक्ति ने उससे अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा तो उसके हाव भाव बदल गए। यदि यह पुरुषों के बीच दोहरी खेती थी, तो उन्हें नंगे सीने के लिए कहना एक महिला को नग्न होने के लिए कहने से क्या अंतर था? लेकिन क्या आप गंभीर हैं? झाओ रोंग ने सिर हिलाया। मैं दृढ़ हूँ। सेंचुरियन ने 2 सेकंड तक सोचा, फिर पूछा, उस व्यक्ति का उपनाम क्या है? शेन। जियांग निंग ने झाओ रोंग को बताया था कि उसका उपनाम शेन, पूरा नाम शेन जिन और छोटी लड़की शेन निंग है। सेंचुरियन के दिमाग में तुरंत प्रमुख परिवारों के नाम घूमने लगे। अंत में उन्होंने संदेह के साथ पूछा, किंग्यू शहर का शेन परिवार? वह अनुभव के लिए बाहर है और अपने परिवार को प्रकट नहीं करता है,
लेकिन मैं देखता हूँ कि वह जिस आध्यात्मिक क्यू का उपयोग करता है वह जेड की तरह कोमल है, एक अलग भावना के साथ, किंग्यू शहर के शेन परिवार की किंग्यू कला की तरह। सेंचुरियन ने सिर हिलाया। ठीक है। वह और झाओ रोंग वापस चले गए। उन्होंने जियांग निंग और शेन जिनहुआन को कई बार देखा, ये सोचते हुए कि अगर क्विंग्यू शहर के शेन परिवार ने इन दोनों का उत्पादन किया, तो यह शायद जुआनहुआंग डोमेन में कृषकों के बीच हंसी का पात्र होगा। सेंचुरियन ने अपना हाथ लहराया। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इस सेंचुरियन को नहीं पता था कि उन्हें जाने देने के उसके वर्तमान कार्य ने वहां तैनात सभी टियांस सैन्य प्रांत की जान बचाई है। जियांग निंग और शेन जिनहुआन दंग रह गए। उन दोनों ने झाओ रोंग की ओर देखा। तुमने उससे क्या कहा? तुम्हारे वापस आते ही उसने हमें क्यों जाने दिया? अध्याय 174 नहीं, आप क्या जानते हैं? जियांग निंग और शेन जिनहुआन गाड़ी में थे, टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर को सीमा अवरोध हटाते और फिर धीरे धीरे गुजरते हुए देख रहे थे। टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर का सेंचुरियन गाड़ी के डिब्बे को घूरता रहा। जियांग निंग को समझ नहीं आया, वहां देखने लायक क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सेंचुरियन समलैंगिक था? डिस्गस्टिंग। कारवां सफलतापूर्वक सीमा पार कर गया। झाओ रोन गाड़ी पर कूद गया। उसने शेखी बघारते हुए कहा, आप दोनों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अगर मैं नहीं होती, तो आप दोनों शर्टलेस होते। जियांग निंग स्तब्ध रह गया। यू न्यू दैट ऑलरेडी? बिल्कुल, झाओ रोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैंने इसे बहुत समय पहले देखा था। जियांग निंग और शेन जिनहुआन ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। तो क्या तुम्हें डर नहीं था कि हम तुम्हें फंसा देंगे? इसमें फंसाने की क्या बात है? झाओ रोंग ने कहा, मुझे वास्तव में लगता है कि यह तरीका काफी सुरक्षित है। आखिरकार, यदि आप केवल पुरुषों को पसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में मेरे बारे में कोई अनुचित विचार नहीं होंगे। जियांग निंग, नो, व्हाट डिड यू नो? क्या तुमने कुछ गलत समझा? मिसअंडरस्टूड? झाओ रोंग ने पलक झपकते हुए कहा, मुझे बहुत पहले से पता था कि आप दोनों इसमें शामिल थे। मैंने इसे उजागर नहीं किया। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरा कारवां जानता है, और हर कोई इसे उजागर नहीं करता है। जियांग निंग, नो, न से आप क्या मतलब है? हम उस तरह के रिश्ते नहीं हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। झाओ रोंग अवाक रह गया। जियांग निंग ने अपना माथा ढंक लिया और समझाया, वह और मैं जैविक भाई हैं। मैं बड़ा भाई हूँ और वह मेरा छोटा भाई है। हमने सिर्फ सुविधा और छिपाने के लिए स्वामी और नौकर होने का नाटक किया। चाओ रोंग, शेन जिनहुआन ने अपनी हंसी रोक ली। वह वास्तव में बहुत समय पहले से जानती थी कि झाओ रोंग उन्हें कैसे देखता था। झाओ रोंग के सामने उसके अंतरंग इशारे जानबूझकर किए गए थे। इस तरह झाओ रोंग सोचेगा कि मास्टर को पुरुष पसंद हैं और वह मास्टर के प्रति कोई वासनापूर्ण विचार विकसित नहीं करेगा। यात्रा के अगले भाग के लिए झाओ रोंग एक पल के लिए जियांग निंग को देखेगा, फिर शेन जिनहुआन को। वह इस हकीकत से उबर नहीं पा रही थी कि ये दोनों भाई हैं। वे बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। वह मन ही मन बुदबुदाए। जुआनहुआंग डोमेन छोड़ने के बाद उन्होंने एक और दिन की यात्रा की। कारवां गोबी रेगिस्तान में और भी गहराई तक चला गया। वर्षों के व्यापार ने इस किसी आदमी की भूमि नहीं में एक कठिन रास्ता बना दिया था। कभी कभी वे लोगों द्वारा बनाए गए साधारण आश्रयों से गुजरते थे, हालांकि कच्चे वे हवा और रेत को रोकने के लिए पर्याप्त थे। खतरे या अत्यधिक मौसम की स्थिति में कोई भी सुरक्षा के लिए अंदर छिप सकता है। अंदर पानी और कुछ खाना था। यह एक आम समझ थी कि सामान लेने के बाद वापस लौटने पर उसकी भरपाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन मुसीबत में फंसना पड़ सकता है। एट नाइट, कारवां ने गोबी मार्ग पर शिविर स्थापित किया। गोबी के बगल में हवा से आधी अधूरी एक पहाड़ी थी, जिसने रात की हवा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। झाओ रोंग ने बाहर चारों ओर स्पिरिट बीस्ट्स को खदेड़ने वाला पाउडर बिखेर दिया। नो मैंस लैंड में, क्योंकि इसे नियमित रूप से साफ करने के लिए कोई बल नहीं थे, यहाँ के शक्तिशाली आत्मा जानवर चौथे दर्जे के नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुँच सकते थे। हालांकि जो मार्ग उन्होंने चुना वह इन राजाओं का क्षेत्र नहीं था, लेकिन कभी कभी थर्ड ग्रेड गोल्डन कोर रियल्म स्पिरिट बीस्ट का सामना करना असंभव नहीं था। ये स्पिरिट बीस्ट रिपेलिंग
पाउडर थर्ड ग्रेड स्पिरिट बीस्ट के मल से बनाया गया था। जब थर्ड ग्रेड स्पिरिट बीस्ट को इसकी गंध आती है तो वह मान लेता है कि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है और वह तुरंत वहां से चला जाता है। यदि उनका सामना चौथी श्रेणी के आत्मा जानवर से हुआ फिर तो उन्हें बस अपने आप को बदनसीब ही समझना पड़ेगा। खेती की दुनिया हर जगह जोखिमों से भरी थी। सहसा उनके कानों में एक तीव्र गर्जना गूंजी। झाओ रोंग का दिल कांप उठा। कारवां का मालिक कारण पूछते हुए कांपते हुए तेजी से बाहर चला गया। टीम के कार्यकर्ताओं को भी नींद नहीं आई और सभी ने झाओ रोंग की ओर देखा। सभी ने सहज रूप से इस सौहार्दपूर्ण नायिका पर भरोसा किया। झाओ रोंग ने गहरी आवाज में कहा, आप सभी पहले आराम करें, मैं जाकर देखूंगा। यदि आपका सामना स्पिरिट बीस्ट से हो तो तितर बितर हो जाएं और वापस भाग जाएं। याद रखें कि बेतरतीब ढंग से न बिखरें क्योंकि अन्य अज्ञात स्थान स्पिरिट बीस्ट से भी अधिक भयानक हो सकते हैं। बोलने के बाद उसने जियांग निंग और शेन जिनहुआन की ओर देखा। आप दोनों कारवां के सदस्यों की देखभाल करते हैं। आखिरकार वे साथी हैं जिन्होंने एक साथ यात्रा की है। जियांग निंग मुस्कुराया। वह खड़ा है। हम जाएंगे। उनके दिव्य ज्ञान ने अभी पता लगाया था कि इस दहाड़ के मालिक के पास कम से कम लेट स्टेज गोल्डन कोर ताकत थी। यह उस जानवर विकर्षक पाउडर से नहीं डरता था जिसका इस्तेमाल झाओ रोंग ने किया था। ठीक है, झाओ रोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे आलसी व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना दुर्लभ है। फिर तुम जाओ। तुम दोनों अमर दूसरी पीढ़ी के हो, इसलिए मुसीबत की स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास निश्चित रूप से मेरी तुलना में अधिक आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं। मम, जियांग निंग ने शेन जिनहुआन की ओर देखा। चल दर। ठीक है। शेन जिनहुआन ने जियांग निंग का अनुसरण किया। वह जानती थी कि जब जियांग निंग ने कहा, चलो चलें, तो उसका मतलब वास्तव में कारवां छोड़ना था। तियान्स मिलिट्री प्रीफेक्चर चेकपॉइंट पार हो चुका था और उन्हें कारवां के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1 दर्जन मीटर चलने के बाद जियांग निंग और शेन जिनहुआन पीछे मुड़े और झाओ रोंग और अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाया। प्रस्थान प्रायः मौन रहते थे। खेती करने वालों के लिए तो और भी अधिक। झाओ रोंग ने अपनी भुजाएं लहराईं। वह चिल्लाई, तुम दोनों जल्दी वापस जाओ। जियांग निंग ने जोर से हंसते हुए कहा। उन्होंने शेन जिनहुआन का हाथ लिया और श्रिंकिंग ग्राउंड इनटू इंच तकनीक का इस्तेमाल किया। कारवां के शिविर से लगभग 50 ली दूर जियांग निंग ने उस दहाड़ के मालिक को देखा जो उसने अभी अभी सुना था। ये 5 मीटर लंबा वाइपर था। उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त शल्कों से ढका हुआ था और उसका पेट भी मटमैले सफेद शल्कों से ढका हुआ था। इसके सिर पर सींग थे जो ड्रैगन के सींग जैसे थे। इस वाइपर में कुछ ड्रैगन वंशावली भी थी। जियांग निंग ने पृथ्वी पर ऐसे ही सांप देखे थे। उन्हें सहारा सींग वाले वाइपर कहा जाता था। जियांग निंग ने पहले ही चेन हाई से नाता तोड़ लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस स्पिरिट बीस्ट को नहीं पहचान पाया। इसलिए उन्होंने सीधे जियो हेई को छोटी दुनिया से बाहर खींच लिया। कांव कांव कांव, गुरु जो कुछ भी है उसे मुझ पर छोड़ दो। जियो हेई अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर यहाँ तक कि अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर आया। तभी उसे एक भयानक आभा का एहसास हुआ। जैसे ही उसने वाइपर को देखा, जियो हेई वापस जियांग निंग की तरफ से कुड़ गया। मास्टर, यह एक अपवाद है। बेशक मैं इस जानवर से बिल्कुल नहीं डरता। मुझे डर इस बात का है कि अगर मैंने मास्टर को छोड़ दिया तो मास्टर के पास उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होगा। जियांग निंग, ये कौवे का मुंह है। उसने चिढ़कर पूछा, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया था कि क्या तुम पहचानते हो कि यह किस प्रकार का स्पिरिट बीस्ट है? जियो हेई को पता था कि उसे लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वह और अधिक ऊर्जावान हो गया। उन्होंने कहा, यह एक जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर है जो मुख्य रूप से रेगिस्तानी गोबी क्षेत्रों में पाया जाता है। अपनी युवावस्था में इसमें फाउंडेशन स्थापना की ताकत होती है। इस स्पिरिट ड्रैगन वाइपर के सिर पर सींग कितने बड़े हैं, इसे देखते हुए ये साबित करता है कि इसकी ड्रैगन वंशावली पूरी तरह से विकसित हो चुकी है और इसकी ताकत लेट स्टेज गोल्डन कोर स्तर पर होनी चाहिए। जियांग निंग ने सिर हिलाया, जियो हेई को बकवास करने से रोका और फिर उसे वापस छोटी दुनिया में डाल दिया। उसने वाइपर को तेजी से उनकी ओर आते देखा।
उन्होंने शेन जिनहुआन की ओर देखा। तुम्हारे 100 बीस्ट इंटेंट में, चाहे वह पेंजियांग सर्प हो या सिल्वर मून स्नो फॉक्स, उन दोनों में इस जानवर की तुलना में अधिक क्षमता है। मैं अगली बार तुम्हारे लिए बेहतर ढूंढूंगा मेरे शिष्य। मम। शेन जिनहुआन मुस्कुराए और सिर हिलाया। इस क्षण में द शानवांग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर ऑल्सो सॉ जियंग निंग एंड शेन जिनवान। इसने एक फुसफुसाहट भरी और सीधे उन पर आक्रमण कर दिया। जियंग निंग स्माइल्ड। उन्होंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों से तलवार बनाए। इस दुनिया की आध्यात्मिक क्यूई तुरंत उसके द्वारा संगठित हो गई थी। एक तलवार सुरक्षात्मक आभा उसकी उंगलियों से 1 मीटर से अधिक लंबी थी। उसने इसे हल्के से जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर की ओर लहराया। तलवार क्यूई अचानक गायब हो गई, फिर जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर के महत्वपूर्ण स्थान पर पतली हवा से फिर से प्रकट हुई। PA-50 1 स्नेक 2 हाव्स। अध्याय 175 हर बार अच्छा भोजन। जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर की चेतना उसकी जीवन शक्ति के क्रम में नष्ट हो गई, लेकिन उसका शरीर आधा कटा हुआ अभी भी जिद्दी रूप से मुड़ा हुआ है। ये सभी को घृणित और भयानक लग रहा था। जियांग निंग दूर से जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर के पित्ताशय, आध्यात्मिक क्रिस्टल और महत्वपूर्ण सार को लेकर हवा में खड़ा हो गया। बचे हुए तराजू और मांस को वहीं छोड़ दिया गया। चूंकि दोनों इतने लंबे समय के लिए चले गए थे, झाओ रोंग के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से उनकी तलाश में आएगी। फिर इन्हें झाओ रोंग के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये सोचकर जियांग निंग ने लापरवाही से एक अवरोध खड़ा कर दिया। उसने लिटिल हेई को फिर से बुलाया। जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर को देखकर, जो कुछ ही क्षण पहले इतना जीवंत था, अब मटीरियल में सिमट गया है, वह कांप उठा। सौभाग्य से मास्टर ने उसे मारने के बजाय उसे भर्ती कर लिया था। जियांग निंग ने लिटिल हेई को वे चापलूसी वाले शब्द कहने नहीं दिए। छोटी हेई, मैंने यहाँ एक अवरोध स्थापित किया है। एक क्षण रुकें। यदि झाओ रोंग तलाश में आता है तो आप इस अवरोध को हटा सकते हैं, फिर झाओ रोंग के पीछे छिप सकते हैं। सुनिश्चित करें कि झाओ रोंग सुरक्षित रूप से लिंगवू शहर पहुंच जाए। यदि झाओ रोंग नहीं आता है तो आप इस जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर से स्वयं निपट सकते हैं। मिशन पूरा करने के बाद बस लिंगवू शहर जाएं। मैं तुम्हारी आत्मा के निशान के आधार पर तुम्हें ढूंढ लूंगा। जियांग निंग ने एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला। यहाँ मैं तुम्हें बिना कुछ लिए मदद नहीं करने दूंगा। प्राप्त हुआ। छोटी हेई जोश से भरपूर थी। पालतू होने के बावजूद उसे अब आज़ादी नहीं थी, लेकिन खाना जंगली लोगों की तुलना में कहीं बेहतर था। जियांग निंग सीधे चले गए। जब वे बहुत दूर निकल गए, शेन जिनहुआन ने पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि लिटिल हेई जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर खा लेगी? नहीं, ये भी उसके लिए एक परीक्षा है। जियांग निंग मुस्कुराए। रास्ते में वह अपनी दिव्य भावना के साथ बह गया। ये पुष्टि करने के बाद कि रास्ते में ग्रेड 3 या उससे ऊपर का कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं है, जियांग निंग ने आराम किया और सीधे डैन शुजिस गुफा निवास की ओर आगे बढ़े। एक नवजात सोल कल्टीवेटर और अंतरिक्ष कानून के आशीर्वाद के साथ वह भोर तक डैन शुजिस गुफा निवास तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा हो गया। गोबी रेगिस्तान में रात के समय हवा तेज और ठंडी थी। ये दिन से बिल्कुल अलग दृश्य था। झाओ रोंग हवा के विपरीत पहाड़ी पर खड़ी थी। शाम की हवा उसके कपड़े और स्कर्ट उड़ा रही थी। उसने भौहें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा चिंता से भर गया। ये दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आए? झाओ रोंग को बेचैनी महसूस हुई। यहाँ तक कि दूसरी पीढ़ी की परी के रूप में भी, अगर उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ता तो वे आसानी से वापस लौट सकते थे या वापस लौटने और रिपोर्ट करने के लिए जीवन रक्षक आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग कर सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट बीस्ट अंतिम चरण का ग्रेड 3 था, या फिर ग्रेड 4? नहीं, झाओ रोंग अब और इंतजार नहीं कर सका। वह कारवां के नेता के पास पहुंची और बोली, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। तुम सब यहीं रहो और हिलो मत। कारवां का नेता फूट फूट कर मुस्कुराया। परी में यदि झाओ रोंग चले गए तो उनकी टीम में सबसे मजबूत व्यक्ति प्रारंभिक चरण क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र कल्टीवेटर होगा। अगर कुछ हुआ तो ये पूर्ण विनाश होगा। झाओ रोंग कारवां नेता की चिंताओं को जानता था। चिंता मत करो, मैंने स्पिरिट
बीस्ट्स को चारों ओर से भगाने के लिए पाउडर छिड़क दिया है। छोटे स्पिरिट बीस्ट आने की हिम्मत नहीं करेंगे, और यदि बड़े स्पिरिट बीस्ट आते हैं तो मैं बच जाऊंगा, और मैं बहुत जल्दी हो जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से 3/4 घंटे के भीतर वापस आऊंगा। बोलने के बाद उसने कारवां नेता की राय को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे अपनी तलवार के बल उड़ गई। इस पल छोटी हेई भी विवादित थी। बैरियर के अंदर वाइपर के वे 2 खंड एक लेट स्टेज ग्रेड 3 स्पिरिट बीस्ट थे। यदि उसने इसे निगल लिया तो क्या वह कम से कम मध्य चरण गोल्डन कोर में प्रवेश नहीं करेगा? लेकिन अगर मास्टर को पता चल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन इसका विरोध करना सचमुच कठिन था। छोटी हेई ने अंततः अपनी आंखें बंद कर लीं। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। एक बार पूर्ण भोजन बनाम हर भोजन से पूर्ण भोजन, उसे अभी भी उनके अंतर अंतर करना था। उनके दिव्य भाव में एक आकृति तलवार पर सवार होकर आ रही थी। छोटी हेई अधिक केंद्रित हो गई। यह पुष्टि करने के बाद कि यह झाओ रोंग है, लिटिल हेई ने तब तक इंतजार किया जब तक झाओ रोंग इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला नहीं था। फिर जैड पत्थर को तोड़ दिया जिसे जियांग निंग ने बाधा को नियंत्रित करने के लिए दिया था। बाधा गायब हो गई। अंदर की सारी बातें सामने आ गईं। झाओ रोंग ने अपनी तलवार पर उड़ते हुए वाइपर को जमीन पर 2 हिस्सों में बंटा हुआ देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 1 दर्जन सांसों तक इंतजार करने के बाद ये देखकर कि वाइपर में जीवन का कोई लक्षण नहीं है, वह वाइपर के पास उतरी। कटी हुई सतह बेहद चिकनी थी। उसने आसपास का निरीक्षण किया। संघर्ष का कोई निशान नहीं था। तलवार के एक ही वार से यह आधा कट गया। झाओ रोंग ने धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाया। उसने जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर को पहचान लिया। इस तरह उगाए गए ड्रैगन सींगों वाला एक जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर ताकत में लगभग अंतिम चरण ग्रेड 3 था, लेकिन वह फिर भी एक तलवार से आधा कटा हुआ था। जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर को मारने वाले व्यक्ति के पास किस स्तर की ताकत होगी? नवजात आत्मा। बिना किसी संदेह के यह एक नवजात सोल कल्टीवेटर था। यहाँ तक कि एक गोल्डन कोर परफेक्शन कल्टीवेटर भी लेट स्टेज ग्रेड 3 स्पिरिट बीस्ट को इतनी आसानी से नहीं मार सकता। आसपास कोई नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? शेन जिन और शेन निंग झाओ रोंग के लिए इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन था। जो लोग उनके साथ यात्रा कर रहे थे वे वास्तव में नवजात आत्मा क्षेत्र के पावरहाउस थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जुआनहुआंग डोमेन में इतने सारे नवजात आत्मा क्षेत्र के कल्टीवेटर नहीं हैं जिनका मैं सामना कर सकूं। ये देखते हुए कि दोनों हमेशा कितने कम कुंजी वाले रहे हैं, वे अपनी ताकत छिपाना चाहते होंगे। शेन जिन, शेन निंग। झाओ रोंग रुका। उसे कैंगलिंग डोमेन के 2 कल्टीवेटर याद आए जो टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर द्वारा वांछित थे, जियांग निंग और शेन जिनहुआन। उनमें से जियांग निंग कैंगलिंग डोमेन से एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर था और वह वांछित भी था। सब कुछ मेल खा गया। ऐसा संयोग तो नहीं हो सकता। झाओ रोंग को अभी भी इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन लग रहा था। आकाश में छिपी नन्ही हेई चिंता से लगभग मर रही थी। यह महिला किस बारे में विचार विमर्श कर रही थी? अगर वह होता तो जमीन पर इतनी अच्छी चीजें देखकर पहले ही उन्हें अपनी थैली में भर लेता। वह नहीं जानता था कि झाओ रोंग एक लूज कल्टीवेटर के रूप में इस स्तर तक सिर्फ इसलिए पहुंची थी क्योंकि वह अपने हर काम में सावधान और सावधान रहती थी। आखिरकार लिटिल हेई ने एक योजना के बारे में सोचा। जबकि झाओ रोंग जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर के शरीर की जांच कर रहा था, दूसरी तरफ उसने हवा में कुछ शब्द उकेरे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, अलविदा। जब झाओ रोंग ने ये 4 शब्द देखे तो उसने तुरंत 2 शेन भाइयों की पहचान की पुष्टि की। ये वास्तव में वे हैं। झाओ रोंग को अवर्णनीय हानि का एहसास हुआ। उसने मूल रूप से सोचा था कि वे दूसरी पीढ़ी की परियां थीं। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे क्रूर व्यक्ति होंगे जिन्होंने दूसरे संप्रदाय को नष्ट कर दिया था और उन्हें कमांडर हत्यारे के रूप में जाना जाता था। हमेशा से वे अविश्वास से विश्वास की ओर चले गए थे। दूसरे पक्ष के बिना कुछ कहे चले जाने से झाओ रोंग थोड़ा नाखुश हो गया। एक नवोदित सोल कल्टीवेटर मेरे जैसे फाउंडेशन प्रतिष्ठान लूज कल्टीवेटर की परवाह कैसे कर सकता है? झाओ रोंग मुस्कुराए। पूरी तरह से नहीं, कम से कम।
उन्होंने मेरे लिए एक उपहार छोड़ा जो काफी अच्छा भी है। उसने चुपचाप जुआनहुआंग स्पिरिट ड्रैगन वाइपर की लाश को अपने स्टोरेज पाउच में रख दिया। इस शव पर मौजूद सामग्री, चाहे बेची गई हो या आध्यात्मिक कलाकृतियों में संसाधित की गई हो, मूल्यवान थी। ये सिर्फ इतना था कि झाओ रोंग को लगा कि उनकी दोस्ती इस स्पिरिट बीस्ट की लाश से ज्यादा कीमती है। कारवां नेता झाओ रोंग की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। झाओ रोंग को अपनी आध्यात्मिक तलवार से उतरते हुए देखना। नेता ने झट से पूछा, वे दो अमर गुरु कहाँ हैं? झाओ रोंग ने अपना सिर हिलाया। वह कुछ नहीं बोली, वह सीधे गाड़ी में चली गई। इसलिए सभी ने अनुमान लगाया कि दोनों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा होगा। अगले दिन सूरज हमेशा की तरह उगाया। झाओ रोंग, जो एक रात के लिए इमो था, ठीक हो गया। वह गाड़ी से बाहर निकली। सभी ने उसकी ओर देखा। झाओ रोंग जोर से हंसा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? चलो चलें, क्या तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है? कारवां नेता, हाँ हाँ हाँ, चलो चलें। जीवन को आगे बढ़ना ही था, चाहे कोई भी गायब हो। इस समय जियांग निंग और शेन जिनहुआन भी लिंगवू शहर पहुंचे। अध्याय 176। कितना सुंदर स्थान है। वह स्पिरिट मार्शल सिटी पर हावी हो गया और डैन शुजिस गुफा निवास के ऊपर पहुंच गया। डैन शुजिस गुफा निवास को फिर से देखकर जियांग निंग को लगा कि कुछ ही समय में यह अब पहले जैसा जीर्ण शीर्ण दृश्य नहीं रहा। डिजी की मूर्ति की नई मरम्मत और नक्काशी की गई थी। प्रवेश द्वार पर शानदार द्वार एक नवजात आत्मा क्षेत्र कल्टीवेटर की भव्यता जैसा दिखता था। इस पर लगी प्राचीन कांस्य जंग इस खंडहर अमर गुफा की उम्र को उजागर करती है। धीरे धीरे एक रहस्यमय दाव कविता उसके कानों में गूंजती हुई प्रतीत हुई, लेकिन जियांग निंग ने थोड़ी देर तक सुना और फिर भी समझ नहीं पाया कि ये दाव कविता क्या थी। उसने अजीब ढंग से छोटी लड़की से पूछा, इससे पहले डैन शुजिस गुफा निवास, क्या इसमें ये था? नहीं। ठीक है। छोटी बच्ची भी कुछ अनिश्चित हो गई। मुख्यतः ये चीजें बहुत अधिक यथार्थवादी ढंग से बनाई गई थीं। जियांग निंग, कृषकों की यादें भयानक रूप से मजबूत होती हैं। जियांग निंग को यकीन था कि पहले निश्चित रूप से ऐसा कोई द्वार नहीं था और यह मूर्ति बिल्कुल नष्ट हो गई थी। जियांग निंग अपनी दिव्य भावना से अभिभूत हो गया। उन्होंने पाया कि गेट के सामने एक संरचना थी। डैन शुजिस गुफा निवास में प्रवेश करने के इच्छुक कृषक स्पिरिट स्टोन्स के साथ एक योग्यता खरीदेंगे, फिर द्वार की रक्षा करने वाले शिष्य को योग्यता टोकन सौंप देंगे। शिष्य एक फॉर्मेशन जानवर की तरह फॉर्मेशन को खोल देगा, जिससे खजाने की खोज करने वाले किसानों को गुजरने की अनुमति मिल जाएगी। जियांग निंग ने गेट की रखवाली कर रहे शिष्य को ये कहते हुए भी सुना कि योग्यता टोकन में एक समय सीमा के साथ एक फॉर्मेशन था और समय से अधिक होने पर स्वचालित टेलीपोर्टेशन हो जाएगा। जियांग निंग, उसके दिमाग में उसने अचानक पृथ्वी से कुछ आकर्षण देखे। स्पिरिट मार्शल सिटी सचमुच कुछ और थी। वे इस राज्य में डैन शुजिस गुफा निवास विकसित कर सकते हैं। अचानक जियांग निंग का दिल कड़ा हो गया। कोई भी स्पिरिट बीस्ट माउंटेन पर गंदगी में सोना तलाशने के लिए नहीं जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा होता तो क्या पुरुष नेतृत्व नहीं होता? लानत है। इस परिणाम के बारे में सोचते हुए जियांग निंग अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने छोटी लड़की का हाथ पकड़ा और खंडहर की ओर उड़ गया। फॉर्मेशन तक पहुंचने से ठीक पहले ली परिवार के साथ अपनी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए जियांग निंग ने संरचना को नष्ट नहीं करने और मुख्य द्वार से प्रवेश करने का फैसला किया। अवतरण के बाद जियांग निंग और शेन जिनहुआन एक के बाद एक चले। डैन शुजिस गुफा निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर स्पिरिट मार्शल सिटी के एक शिष्य ने अचानक उन्हें बुलाया। स्टॉप, डू यू हैव अ क्वालिफिकेशन जेड टोकन? इफ नॉट, गो बाय वन ओवर देयर। 10 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। जियांग निंग, धत तेरी की, वह डिजी के आधे उत्तराधिकारी थे। डिजी के चले जाने के बाद ये स्थान व्यवहारिक रूप से उनका घर था। उसे अपने घर वापस जाने के लिए टिकट कैसे खरीदना पड़ सकता है? ओह भगवान के लिए, मानो जियांग निंग की खरीदारी के प्रति अनिच्छा देख रहा हो। बगल से कोई और निकला और प्रचार करने लगा। साथ ही दाववादी, क्या 10 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन महंगे हैं? बहुत महंगे।
हालांकि उच्च निवेश उच्च रिटर्न लाता है। कुछ लोग 10 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपयोग करते हैं, एक बार डैन शूज़ेस गुफा निवास का पता लगाते हैं और सैकड़ों हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लायक वस्तुओं की खोज करते हैं। एक अवसर खरीदने के लिए 10 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करना। जब इस तरह से देखा जाता है तो 10 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स इतने महंगे नहीं लगते हैं। उसने किनारे पर एक चिन्ह की ओर इशारा किया। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो साथी दाववादी यहाँ देखें। जियांग निंग और शेन जिनहुआन ने देखा। वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। ये चिन्ह संदेशों का एक हिंडोला प्रदर्शित कर रहा था। डैन शूज़ेस गुफा निवास में गहन रैंक मध्यम ग्रेड खेती तकनीक एजियो क्लाउड स्पिरिट कंट्रोल आर्ट प्राप्त करने के लिए साथी डाओइस्ट ली तारांकन को बधाई। डैन शूज़ेस गुफा निवास में गहन रैंक निम्न ग्रेड मार्शल कौशल बनिंग हेवन क्रिएशन पाम प्राप्त करने के लिए साथी दाववादी हे तारांकन को बधाई। डैन शूज़ेस गुफा निवास में चौथी श्रेणी निम्न रैंक आध्यात्मिक कलाकृति ग्लेज्ड मिरर प्राप्त करने के लिए साथी दाववादी लियू तारांकन को बधाई। निचले दाएं कोने में निश्चित छोटे पाठ की एक पंक्ति भी थी। स्पिरिट मार्शल सिटी वादा करता है कि प्रत्येक कल्टीवेटर का प्राप्त अवसर वास्तविक और वैध है और एक हॉट डेमन शपथ ली जा सकती है। जियांग निंग अविश्वसनीय। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि 10 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन महंगे थे। इस तरह से देखने पर यह बिल्कुल भी महंगा नहीं लग रहा था। गहन रैंक के अवसरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक पीली रैंक का उच्च ग्रेड वाला व्यक्ति भी उन 10 मध्यम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स को वापस अर्जित कर सकता है। यहाँ आने वाले किसान ये देखकर कि दूसरों को अवसर मिल सकते हैं, स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और उत्सुकता से भुगतान करेंगे। प्रमोशन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कुछ और कहना चाहता था। जियांग निंग ने अपना हाथ लहराया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 20 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें दूसरे व्यक्ति की ओर फेंक दिया। मुझे 2 स्लॉट दिलवाओ। ठीक है। प्रमोशन के लिए जिम्मेदार स्पिरिट मार्शल सिटी का व्यक्ति मुस्कुराया, स्पिरिट स्टोन्स लिया और उसकी झुर्रियां गुलदाउदी की तरह मुस्कुराहट में बदल गईं। साथ ही दाववादी, हम यहाँ गाइड सेवाएं भी प्रदान करते हैं। प्रतिदिन एक मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन अच्छे अवसरों की गारंटी नहीं देता है, केवल रास्ता दिखाने और यात्रा के दौरान सवालों के जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। यदि साथी दाववादी को लगता है कि कोई गाइड आपके अवसर की जासूसी कर सकता है, तो हमारे पास साथी दाववादी को समय बचाने में मदद करने के लिए विस्तृत मानचित्र प्रति कॉपी एक मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी है। बेशक, अगर साथी डाओइस्ट को कुछ सहायक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो हम खजाने की खोज करने वाले चूहे, खजाने का पता लगाने वाले उपकरण भी प्रदान करते हैं। बात करना बंद करो। जियांग निंग का सिर चकरा रहा था। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस 2 स्लॉट चाहिए। ठीक है, जल्दी मत करो, मैं अभी जाकर इसका ख्याल रखूंगा। पदोन्नति के लिए जिम्मेदार शिष्य चला गया। जब वह लौटा तो वह 2 Z टोकन लाया। उसने उन्हें सौंप दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने समझाया, इन Z टोकन में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन खुदा हुआ है। अब से वे 7 दिनों के लिए प्रभावी होंगे, जिसके बाद ग्राहक को टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। यदि आप दोबारा प्रवेश करना चाहते हैं तो आप केवल फिर से योग्यता खरीद सकते हैं। निःसंदेह, यदि साथी दाववादी को डैन शूज़ेस गुफा निवास में कुछ ऐसा मिलता है जिसे आप समझना चाहते हैं और डरते हैं कि समय अपर्याप्त है, तो आप समझने से पहले Z टोकन को कुचल सकते हैं, बाहर पर्याप्त समय खरीद सकते हैं और फिर समझने के लिए वापस आ सकते हैं। जियांग निंग ने आह भरी, गुस्सा कर देने वाला छोटी लड़की के साथ डैन शूज़ेस गुफा निवास में प्रवेश करने के बाद लगातार चल रही बकझक आखिरकार बंद हो गई। अपने पिछले जीवन में नाई की दुकान पर आक्रामक रूप से अपमानित होने का दर्द अब खेती की दुनिया में फिर से जागृत हो गया था। शेन जिनहुआन ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। उसे मास्टर को थोड़ा उदास दिखना अच्छा लगता था। चूंकि डैन शूज़ेस गुफा निवास को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था, इसलिए अंदर लोगों का काफी आना जाना था। नवागंतुकों को प्रवेश करते देखना। कुछ अनुभवी लोग जो थोड़ी देर के लिए अंदर थे, सभी ने ऊपर देखा। कोई दौड़कर आया और बोला, साथी दाववादी, यहाँ नए हैं, है ना? क्या आपने कोई नक्शा खरीदा?
मेरे पास यहाँ नक्शे हैं, बाहर उनमें से प्रत्येक में एक मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, मैं उन्हें केवल 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन में बेचूंगा। बोलते बोलते उसने एक को बाहर भी खींच लिया। जियांग निंग ने उस पर नजर डाली, उसने ठंडी सांस ली, वह सीधे छोटी लड़की को ले गया। इस व्यक्ति को खंडहरों में कुछ भी नहीं मिला था और वह समय रहते अपने नुकसान में कटौती करना चाहता था। मानचित्र पर विशेष रूप से समायोजित स्याही पहले से ही फीकी पड़ रही थी, इसे खरीदने पर नुकसान होगा। यदि यह दर्शनीय स्थान पृथ्वी पर होता तो इसे डाइन पर जला दिया जाता। जियांग निंग ने अपनी आध्यात्मिक कलाकृति तलवार बुलाई, उसने छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया। शेन जिनहुआन ने स्वाभाविक रूप से जियांग निंग की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और अपनी सुंदर आकर्षक आंखों से जियांग निंग को पूरी तरह से देखते हुए। जियांग निंग इतनी कसकर पकड़े हुए? हाँ, शेन जिनहुआन ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। मास्टर, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मुझे कसकर पकड़ने की जरूरत है। जियांग निंग को तुरंत चेन हाई द्वारा प्रताड़ित की गई छोटी लड़की का अनुभव याद आया। उसने छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा। डरो मत मालिक, तुम्हारी रक्षा करेंगे हम। शेन जिनहुआन मधुर मुस्कुराए। वह जानती थी कि जब तक वह चेन हाई के बारे में उन बातों का सूक्ष्मता से उल्लेख करेगी, तब तक मास्टर को उसके लिए खेद महसूस होगा और उसके अनुरोधों को स्वीकार कर लिया जाएगा। एक पल के बाद जियांग निंग और शेन जिनहुआन स्पिरिट बीस्ट माउंटेन पहुंचे। यहाँ बहुत से किसान खोजबीन नहीं कर रहे थे। आखिरकार जब डैन शूजिस गुफा निवास पहली बार सामने आया तो इन आध्यात्मिक जानवरों का वध कर दिया गया था। अब स्पिरिट बीस्ट माउंटेन एक बंजर पहाड़ था। ये देखकर जियांग निंग ने राहत की सांस ली। वह सीधे पीछे के पहाड़ की ओर चला गया। अध्याय 177 शांत काली अंगूठी। इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि कोई पीछे के पहाड़ पर गया था। खजाने की खोज में आया बदमाशों का ये समूह निश्चित रूप से एक भी कोना नहीं चूकेगा। जियांग निंग भारी मन से उस स्थान पर पहुंची जहां स्पिरिट बीस्ट के मल को संभाला जाता था। मौके पर पहुंचकर देखा तो दंग रह गए। मैं जानता था, जियांग निंग ने अपने दांत पीस लिए। हताश लूज कल्टीवेटर्स का ये समूह निश्चित रूप से कुछ भी अछूता नहीं छोड़ेगा। वे हर चीज को खंगाल डालेंगे। शेन जिनहुआन ने हैरान होकर पूछा, मास्टर, आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं। जियांग निंग ने गहरी सांस ली। पुरुष लीड की अंगूठी ढूंढने के लिए उसे निश्चित रूप से इन चीजों को भेदने के लिए आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। लेकिन एक कल्टीवेटर के लिए कोई आध्यात्मिक क्यूई संपर्क के माध्यम से चीजों को समझ सकता है। इसमें और नंगे हाथों से मल छानने में क्या अंतर था? जियांग निंग ब्रेस्ड हिमसेल्फ मेंटली। अचानक उसके मन में एक विचार कौंध गया। उसने शेन जिनहुआन की ओर देखा। हुआन, एक पल के लिए मुझे अपना मानव सम्राट बैनर उधार दे दो। ठीक है। शेन जिनहुआन ने मानव सम्राट बैनर निकाला। फिर उसने जियांग निंग को उसके भीतर से जिंग जान की दिव्य आत्मा को बुलाते हुए और उसे गोबर के गड्ढे में फेंकते हुए देखा। शेन जिनहुआन, उसने जियांग निंग को अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। उसका छोटा मुंह थपथपाया, उसकी बाहें उसकी छाती के पार हो गईं। वह गुस्से में थी। उसका मानव सम्राट बैनर गंदा था। जियांग निंग ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए। एक आत्मा शरीर वैसे भी इन चीजों से गंदा नहीं होगा। हे शेन जिनहुआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में जियांग निंग की ओर देखते हुए कहा, आपकी नवजात आत्मा भी गंदी नहीं होगी। आप अपनी नवजात आत्मा को नीचे क्यों नहीं जाने देते? जियांग निंग की मुस्कान अजीब हो गई। मुझे समझाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। शेन जिनहुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे कभी नहीं पता था कि मास्टर को मलमूत्र निकालने का शौक है। जियांग निंग वास्तव में ये समझाना चाहता था कि वह टिएफमैन नहीं था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी कहा उससे चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। उन्होंने पेशेवर रूप से एक प्रतिबंध स्थापित किया जो पुरुष लीड का पता लगाने को रोक सकता था। बस रिंग को पुनः प्राप्त करने के लिए जिंग जान की प्रतीक्षा कर रहा था। 10 से भी कम सांसों में जिंग जान, जिसके पास अभी भी मिड गोल्डन कोर स्टेज की ताकत थी, गोबर के गड्ढे से बाहर आया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जियांग निंग जल्दी से पीछे हट गई। बस वहीं खड़े रहो। शेन जिनहुआन ने ये देखा।
हे, और आपने कहा था कि आत्मा का शरीर गंदा नहीं होगा। जियांग निंग ने शर्मिंदा होकर हंसी। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक घृणा थी, है ना? उसने पूछा, क्या तुम्हें यह मिला? जिंगजान के आत्मा शरीर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे खोला। सोल पावर में लिपटी हुई एक सादा काली अंगूठी थी। शेन जिनहुआन ने रिंग की और देखा। उसने जियांग निंग पर नजर डाली। शी डिस्कवर्ड दैट मास्टर हैड मेनी सीक्रेट्स एंड देयर वर मेनी थिंग्स शी डिडंट नो। जिंगजान के बाद अंगूठी को सावधानीपूर्वक धो लें। जियांग निंग ने अपनी क्यूई में लॉक की एक परत जोड़ी। वह अंगूठी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। उन्होंने इस पर जो प्रतिबंध लगाए थे वे सभी खत्म हो गए थे। जियांग निंग का दिल कुछ और बिंदुओं पर डूब गया। He stimulated it a few times with his divine sense. अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो ये अंगूठी सिर्फ एक साधारण अंगूठी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। छोड़ दिया, जियांग निंग ने खुद से बड़बड़ाया। उसने अपनी आवाज प्रसारित करने के लिए दिव्य संवेदना का इस्तेमाल किया और धमकी दी, यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस अंगूठी को परिष्कृत और नष्ट कर दूंगा। किसी ने जवाब नहीं दिया। जियांग निंग ने सीधे Z0 कड़ाही को बुलाया और अंगूठी उसमें फेंक दी। भीषण जलती लपटों के नीचे अंगूठी 1 इंच भी नहीं हिली। जियांग निंग ने बिना किसी आपत्ति के रिंग को पिघलाते हुए गर्मी बढ़ा दी। 1.25 घंटे बाद आखिरकार रिंग पर कुछ दरारें दिखाई दीं, लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं निकली। उपन्यास में यह वह निवास स्थान था जहां पुरुष नायक जीवित रहने और अपनी आत्मा का पोषण करने के लिए निर्भर था। जियांग निंग को रिंग को नष्ट करते हुए देखना उसके लिए असंभव था। प्रतिबंधों के गायब होने के साथ जियांग निंग लगभग निश्चित हो गया था कि मुख्य पुरुष किसी तरह डैन शूजिस गुफा निवास से भाग गया था। जियांग निंग के पास अब इंतजार करने का धैर्य नहीं था। इस समय वह अत्यंत क्षुब्ध था। उसने काली अंगूठी निकाल ली। उसके क्यूई सागर में नवजात आत्मा एक लघु मानव प्रक्षेपण में परिवर्तित हो गई। नवजात आत्मा ने धीरे से अपने बगल में एक कमल का फूल तोड़ लिया। सफेद, पारदर्शी और थोड़ा हरा कमल का फूल लटकी हुई काली अंगूठी में टकरा गया। जगह फट गई और काली दरारें दिखाई देने लगीं। उनके भीतर की हिंसक और अराजक स्थानिक शक्ति ने काले घेरे को काट दिया और फाड़ दिया। दरार स्थानिक कमल पुष्प के साथ काला वलय टूटकर बिखर गया। ये रिंग, जो पूरे उपन्यास में मेल लीड और फीमेल लीड के साथ थी, इस प्रकार विघटित हो गई। हालांकि जियांग निंग का मूड और भी खराब हो गया। इसका मतलब ये था कि मेल लीड वास्तव में बहुत पहले ही यह जगह छोड़ चुका था। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मेल लीड उन्हें ढूंढ सकता है। आखिरकार उन्होंने उस समय छुपाने का अच्छा काम किया था। शेन जिनवान सेंस्ड जियांग निंग्स ग्लूमी मूड। उसने चिंतित होकर जियांग निंग का हाथ पकड़ लिया। वह नहीं जानती थी कि इस स्थान पर एक अंगूठी क्यों है, नहीं वह जानती थी कि मास्टर इतने मूड में क्यों थे। वह केवल इतना जानती थी कि चाहे कुछ भी हो, मास्टर के साथ रहना उसके लिए अच्छा था। जियांग निंग कुछ देर के लिए ही दुखी हुआ, इससे पहले कि उसने विचार करना शुरू कर दिया कि मुख्य पुरुष नेता कहाँ चला गया। बहुत देर तक सोचने और कोई उत्तर न मिलने पर उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। संक्षेप में, वह सबसे पहले यून क्विंग्याओ से छुटकारा पाएगा। जियांग निंग ने शेन जिनहुआन का हाथ खींचा। चलो चलें, महम। शेन जिनहुआन ने सिर हिलाया। तुरंत उन दोनों को एहसास हुआ कि जिंग जान की आत्मा अभी भी वहीं खड़ी थी, एक बेवकूफ की तरह। चकित जियांग निंग, पहले उसे दूर रखो। शेन जिनहुआन, नहीं, वह बहुत गंदा है। उसे दूर करो। ये ठीक है, आत्मा शरीर गंदा नहीं होता। हे, तुम इसे छूकर क्यों नहीं देखते? काफी प्रयास के बाद आखिरकार उन्होंने छोटी लड़की को गंदे जिंगजान को मानव सम्राट बैनर में वापस लाने के लिए मना लिया। जियांग निंग फिर सीधे शेन जिनहुआन को लिंगवू पर्वत पर ले आया। ये शी को यहीं दफनाया गया था। उस छोटे से मकबरे को देखकर जियांग निंग और शेन जिनहुआन दोनों का उत्साह कम हो गया। मकबरे का स्वरूप शानदार नहीं था, लेकिन अंदर जियांग निंग ने ये शी के रहने को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन उससे क्या फायदा हुआ? ये जीवनयापन के लिए मात्र आराम था। शेन जिनहुआन ने उस रात के बारे में सोचा। उसके बाल सफेद हो गए थे और वरिष्ठ बहन ये शी उससे मुझे क्षमा करें कहती रही।
वह बहुत अच्छी इंसान थी। उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, मास्टर, क्या वास्तव में वरिष्ठ बहन ये शी के पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है? जियांग निंग ने अपना सिर हिलाया। दिव्य आत्मा के केवल एक निशान के साथ उसकी जीवन क्यूई वास्तव में पूरी तरह से चली गई है। लेकिन शेन जिनहुआन, जो कुछ हद तक उदास था, उसने जियांग निंग की ओर देखा। जियांग निंग ने गंभीरता से कहा, समय और स्थान, ये दो नियम असीम रूप से गहन हैं। शायद एक दिन जब मैं एक संत बन जाऊंगा और समय और स्थान के दोनों नियमों का स्वामी बन जाऊंगा, मैं अपने भौतिक शरीर के साथ समय की नदी को पार कर सकता हूं और दिव्य आत्मा की इस इच्छा के आधार पर ये शी को अतीत से भविष्य में ला सकता हूं। शेन जिनहुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। जियांग निंग ने जो कहा वह उसकी समझ से कहीं अधिक था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई व्यक्ति चीजों को अतीत से भविष्य में कैसे ला सकता है, लेकिन चूंकि मास्टर ने ये कहा था, इसलिए उसने इस पर विश्वास किया। वे दोनों कुछ देर तक ये शी के पास रुके रहे। जियांग निंग घूम गई। चलो, लिंगवू शहर देखने चलें। जुवानहुआंग डोमेन। जुवानहू बटालियन के सेंचुरियन ली युनसोंग के प्रांगण में, टियास सैन्य प्रांत। युन क्विंग्याओ ने आज असाधारण रूप से आराम महसूस किया। मेरा दुर्भाग्य दूर हो गया, ऐसा सचमुच लगता है। इसका परीक्षण करने के लिए युन क्विंग्याओ ने बार बार एक दहलीज पार की, वापस गई, उसे फिर से पार किया और फिर वापस चली गई। क्योंकि अगर वह बुरी किस्मत से त्रस्त थी, बस एक दहलीज पार करने से वह गिर जाएगी। जब ली युनसोंग बाहर निकले तो उन्होंने यही दृश्य देखा। उसने युन क्विंग्याओ को एक बेवकूफ की तरह अकेले दहलीज पार करते देखा। उन्हें संदेह था कि युन क्विंग्याओ के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। इस तरह के किसी व्यक्ति के लिए क्या वह वास्तव में एक नवजात सोल कल्टीवेटर के लिए एक मिशन जारी करने लायक थी? क्या वह खुद ही मौत को दावत नहीं देगी? अध्याय 178 गु यानकी का दिल टूट गया है। जूनियर सिस्टर क्विंग्याओ, सुबह सुबह इतनी खुश। ली युनसोंग ने अपना गला साफ किया और युन क्विंग्याओ का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। दरअसल जब वह बोल रहा था तो वह सोच रहा था, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, मैं आपका संकटमोचक हूँ। युन क्विंग्याओ ने उसे सुना और उत्साह से कहा, मुझ पर डाला गया जादू जियांग निंग हटा दिया गया है और मुझे अब तक कोई बुरी किस्मत नहीं मिली है, जो साबित करता है कि उसके पास अब मुझ पर जादू करने का कोई माध्यम नहीं है। ली युनसोंग ने मन ही मन सोचा, इसका मुझसे क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी खुश होने का दिखावा किया और कहा, सचमुच मैं जूनियर सिस्टर के लिए सच में खुश हूँ। और मत कहो, आज मेरी दावत, मैं आपको ड्रिंक के लिए जुवानहू बटालियन के 100 बैटल्स पवेलियन में ले जाऊंगा। हम उनकी सबसे प्रसिद्ध कैक्सुआन विजय हासिल करेंगे। युन क्विंग्याओ खुश था। उसने लंबे समय से 100 बैटल्स पवेलियन और इसकी प्रसिद्ध वाइन कैक्सुआन विजय के बारे में सुना था। ऐसा कहा गया था कि यह कैक्सुआन विजय टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के मार्शल द्वारा बनाई गई एक शराब थी, जो एक महान युद्ध से उनकी विजयी वापसी के दौरान प्रेरित थी। इस वाइन को पीने से मनोबल बढ़ सकता है, किसी की क्यूई और रक्त को सशक्त बनाया जा सकता है और आध्यात्मिक क्यूई को अधिक गतिशील रूप से प्रसारित किया जा सकता है, जिससे साधना की गति बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने जो पिया वह मार्शल द्वारा स्वयं नहीं बनाया गया था, यह मार्शल की विधि से बनाया गया था। इसका कुछ असर भी हुआ। बात सिर्फ इतनी थी कि इस वाइन के एक पॉट की कीमत 20 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थी। ये वास्तव में अप्राप्य था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका वरिष्ठ भाई, जिससे वह हाल ही में मिली थी, उसकी खुशी में हिस्सा लेने के लिए इतना उदार होगा। This feeling of being doted on was something she hadn't experienced since she had dealt with Sun Wenken of the Sun family. युन क्विंग्याओ के दिल में फिर से श्रेष्ठता की एक छोटी सी भावना पैदा हुई। देखना, यहाँ तक कि टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के सेंचुरियन भी मेरे करीब आने के लिए उत्सुक हैं। युन क्विंग्याओ ने एक बार प्रतीकात्मक रूप से इनकार कर दिया था। बड़े भाई, मैंने सुना है कि यह शराब बहुत महंगी है। आपको इतना खर्च नहीं करना चाहिए। कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी मैं भविष्य में ये सब तुमसे वापस अर्जित कर लूंगा। ली युनसोंग ने अपना हाथ लहराया और वाक्य का दूसरा भाग मन ही मन बुदबुदाया। कुछ पाने के लिए पहले देना होगा।
उनका मानना था कि उनके वर्तमान प्रयास भविष्य में उच्च रिटर्न के लिए थे। जूनियर सिस्टर अब उस बदमाश जियांग निंग से बच गई है और मैं भी जूनियर सिस्टर के लिए खुश हूँ। जूनियर सिस्टर, आपको मुझे ये अवसर अवश्य देना चाहिए। यह ठीक है। युन क्विंग्याओ ने अनिच्छा से सिर हिलाने का नाटक किया। दोनों एक साथ रेस्तरां के सामने गए। युन क्विंग्याओ, जो अभी भी श्री यान के बारे में सोच रही थी, ने उसे देखने के लिए अपने छोटे से आंगन में लौटने का सुझाव दिया। ली युनसोंग ने उसे अपनी इच्छानुसार काम करने दिया। आंगन में पहुंचकर युन क्विंग्याओ ने अपने जीर्ण शीर्ण छोटे घर को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, हर जगह श्री यान के ठिकाने की तलाश की। पिछले कुछ दिनों से श्री यान अपनी बुरी किस्मत से बचने के लिए उससे बहुत दूर रहे थे। उसने अपने बगल में खूबसूरत ली युनसोंग पर नजर डाली। इस वरिष्ठ भाई ने, ये जानते हुए भी कि वह दुर्भाग्य से पीड़ित थी, फिर भी उसे अपने आंगन में रहने देने का फैसला किया। इसके विपरीत श्री यान केवल स्वार्थी थे और अच्छे दोस्त नहीं थे। थोड़ी देर तक खोजने के बाद उसे श्री यान नहीं मिले। युन क्विंग्याओ ने आह भरी, मेरा आंगन एक नियमित शिष्य के आंगन जितना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ली युनसोंग ने गंभीरता से कहा, मैं इस क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति से बात करूंगा और उनसे आपके लिए सभी युवा जनरलों के बीच सबसे अच्छा प्रांगण बनाने को कहूंगा। हालांकि उस स्थिति में आपके पास काफी समय तक रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो आप अभी मेरे साथ रह सकते हैं और एक बार जब आपका घर यहाँ तैयार हो जाएगा तो आप वापस आ सकते हैं। सीनियर ब्रदर मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। क्विंग्याओ को नहीं पता कि सीनियर ब्रदर को कैसे धन्यवाद दें। युन क्विंग्याओ तुरंत प्रभावित हो गया। ली युनसोंग ने हंसते हुए कहा, इसमें क्या है? मुझे पता है कि जब से आप पहली बार टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर में पहुंचे हैं तब से आपको गंभीरता से नहीं लिया जाता है और आपके अतीत के कारण अन्य युवा जनरलों द्वारा आपको बहिष्कृत कर दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि उन सभी ने सिर्फ अफवाहें सुनी हैं और उनके मन में पहले से धारणाएं हैं। मुझे लगता है कि जूनियर सिस्टर क्विंग्याओ बहुत अच्छी हैं और भविष्य में निश्चित रूप से कमांडर बनेंगी। केवल वरिष्ठ भाई ही मुझे समझते हैं। यूं क्विंग्याओ, जो बहिष्कृत और अलग थलग कर दिया गया था, आंसुओं के कगार पर था। उसने अपनी आंखें पोंछीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टियांस मिलिट्री प्रीफेक्चर में मेरा पहला दोस्त सीनियर भाई होगा। अब इन बातों के बारे में मत सोचो, चलो रेस्तरां में खाना खाने चलते हैं, ली युनसोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। युन क्विंग्याओ ने सिर हिलाया और ली युनसोंग के पीछे पीछे चल दिया जहां उनकी माउंट रखी हुई थी। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे, युन क्विंग्याओ ने अचानक श्री यान को डंग बीटल बॉल को खुशी से घुमाते हुए देखा। मिस्टर यान ने भी उसे देखा और उसका पूरा डंग बीटल शरीर थोड़ा सख्त हो गया। ऐसा लगता था कि उसे एहसास हो गया था कि युन क्विंग्याओ की किस्मत अब खराब नहीं है। श्री यान उसकी ओर दौड़े। युन क्विंग्याओ पूरी तरह से प्रतिरोधी था। नहीं नहीं नहीं, उसने हाल ही में ली युनसोंग के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया था। वह मिस्टर यान को कैसे अपने बालों में घुसने दे सकती थी, जिन्होंने अभी अभी डंग बीटल बॉल को रोल करना समाप्त किया था। अगर बड़े भाई को बदबू आती तो वह उससे दूर ही रहता, है ना? मिस्टर यान, मत आओ। हम गु यानकिंग रुक गई। उन्होंने ली युनसोंग की ओर देखा और कहा, इस आदमी के साथ मत रहो। मुझे अंदाजा है कि इस आदमी के इरादे गलत हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? युन क्विंग्याओ ने जवाब दिया, जब मेरी किस्मत खराब थी तो वरिष्ठ भाई ली युनसोंग ने मुझे नापसंद नहीं किया। अब जब मेरी किस्मत खराब नहीं है तो कोई मुझे बिना किसी कारण के कैसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? मिस्टर यान, आपको लोगों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। गु यानकिंग। वह थोड़ा और करीब सरक गया। युन क्विंग्याओ ने ली युनसोंग के करीब जाकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आओ मत। अप्रत्याशित रूप से वह ली युनसोंग से टकरा गई। ली युनसोंग ने तुरंत युन क्विंग्याओ को स्थिर कर दिया। जूनियर सिस्टर, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। युन क्विंग्याओ का सुंदर चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया क्योंकि ली युनसोंग ने उसे सीधा खड़ा होने में मदद की। अब उसके पास ली युनसोंग से निपटने का समय नहीं था। वह बस इतना चाहती थी कि मिस्टर यान बहुत दूर चले जाएं ताकि उन्हें उसकी दुर्गंध का सामना न करना पड़े। गु यानकिंग ने गंभीरता से कहा, मुझे अपने बालों में आने दो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भले ही उसके बुरे इरादे हों, आप इसे संभालने में सक्षम होंगे।
यून क्विंग्याओ ने इनकार करते हुए कहा, सीनियर ब्रदर के क्या दुर्भावनापूर्ण इरादे हो सकते हैं। अगर उनके पास कोई इरादा होता तो उन्होंने कल कार्रवाई की होती जब मेरी किस्मत खराब थी। मिस्टर यान, आप अभी खेलें। कुछ देर तक मेरा पीछा मत करो। वास्तव में क्या गलत है? जैसे ही गु यानकिंग धीरे धीरे यून क्विंग्याओ की ओर बढ़ा, उसकी संचरित भावनाओं में जिज्ञासा का भाव आ गया। आओ मत। यून क्विंग्याओ अधीर हो गया। इतने लंबे समय तक श्री यान की दुर्गंध को सहने के साथ साथ और अब ली यूनसोंग के साथ उसे लगा कि वह कुछ हद तक पतन के कगार पर है। क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप डंग बीटल बॉल रोल करके वापस आते हैं तो ध्यान न देने का नाटक करना मेरे लिए कितना थका देने वाला होता है? क्या आप जानते हैं कि आप गोबर बीटल बॉल रोल करने के कारण कितने बदबूदार हैं? मैंने तुम्हें बहुत समय तक सहन किया है। क्या आप थोड़ा अधिक स्वच्छ नहीं हो सकते? गु यानकिंग संपूर्ण गोबर बीटल सख्त होकर जम गई। उसने गोबर के गोले बनाए। उससे बदबू आ रही थी। वह स्वच्छ नहीं था। गु यानकिंग को इन टिप्पणियों को स्वीकार करना थोड़ा कठिन लगा। कुछ चीजें गुप्त रूप से की जाने पर और दूसरों के द्वारा उजागर होने पर भिन्न होती हैं, और ज्यादातर समय जब छुपी हुई बातें उजागर हो जाती हैं तो इससे शर्म नहीं बल्कि गुस्सा आता है। गु यानकिंग गुस्से से कांप उठी। उस समय गु परिवार के किलिन बच्चे के रूप में गु परिवार के मान्यता प्राप्त कनिष्ठ परिवार प्रमुख जहां भी वे जाते थे, क्या उन्हें हमेशा सुंदर, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित, सुशोभित और तेजतर्रार के रूप में वर्णित नहीं किया जाता था? किसी भी चीज को बदबूदार और अस्वच्छ से कैसे जोड़ा जा सकता है? अब वह पूरी तरह से हतोत्साहित महसूस कर रहा था। उसने यूं क्विंग्याओ पर ठंडी नजर डाली। गु यानकिंग ने उपहास किया। यूं क्विंग्याओ, बेहतर होगा कि आप अपना ख्याल रखें। इसके साथ ही गु यानकिंग मुड़ी और विपरीत दिशा में चली गई। उसके पीछे यूं क्विंग्याओ और ली यूनसोंग की आवाजें गूंज रही थीं। जूनियर सिस्टर किंग्याओ, अभी आपके साथ क्या गलत हुआ? कुछ नहीं, मैंने किसी गंदी चीज को छुआ और उससे बच गया। गु यानकिंग का शरीर अकड़ गया। धत तेरी की। अध्याय 179 गारंटीशुदा लाभ। एक क्षण बाद यून क्विंग्याओ और ली यूनसोंग टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के सबसे प्रसिद्ध भोजन स्थल 100 बैटल्स पवेलियन में पहुंचे थे। तुरंत ली यूनसोंग ने अपने दांत पीस लिए और कैक्सुआन के 2 बर्तन ऑर्डर किए। यून किंग्याओ को नशे में लाने के लिए उसने विशेष रूप से कहा, जूनियर सिस्टर किंग्याओ, ये कैक्सुआन अनमोल है। केवल इसके स्वाद को ध्यान से चखकर ही आप इससे कुछ हासिल कर सकते हैं। यदि आप मार्शल की विजयी भावना और उसके भीतर अहंकार का एक संकेत भी चख सकते हैं तो आपने वास्तव में लाभ उठाया है। यून क्विंग्याओ ने सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से किंग याओ के लिए इतनी बढ़िया वाइन तैयार करने के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षु ली को निराश नहीं करूंगा। ली यूनसोंग ने यून क्विंग्याओ का प्याला भर दिया। छोटी बहन, पहले एक कप पीकर तो देखो। यून क्विंग्याओ ने शराब का कप उठाया और एक घूंट लिया। एक कप वाइन के बाद उसे लगा कि उसके पूरे शरीर की क्यूई और रक्त जल गया है। उसके मेरिडियन के भीतर आध्यात्मिक क्यूई और भी अधिक सक्रिय हो गई और लेट स्टेज क्यूई रिफाइनिंग के निर्णायक मोड़ पर होने की भावना वापस आ गई। अच्छी शराब। यून क्विंग्याओ ने ये शब्द सच्ची ईमानदारी से कहे। ये वास्तव में अच्छी शराब थी, लिंगवू शहर की तथाकथित अमर शराब से अनगिनत गुना बेहतर। यून क्विंग्याओ के दिल में श्रेष्ठता की भावना घर कर गई। तो क्या हुआ यदि आप जियांग निंग एक नवोदित सोल कल्टीवेटर हैं? मैं टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर में प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? मैं 100 बैटल्स पवेलियन में आ सकता हूँ और इस कैक्सुआन को पी सकता हूँ, लेकिन क्या आप पी सकते हैं? उसमें बदले और खुशी की भावना थी। पहले जियांग निंग द्वारा उसे लगातार दबाया जा रहा था और अब आखिरकार उसे कुछ ऐसा मिल गया है जो जियांग निंग को दबा सकता है। ली यूनसोंग का दिल पसीज गया जब उसने यूं क्विंग्याओ को इतनी जल्दबाजी में शराब पीते देखा। मैंने तुम्हें ये शराब पीने को दी और तुम इसे इस तरह पीते हो? उसने एक घूंट लिया। भीतर के स्वाद को ध्यानपूर्वक चखना। यून क्विंग्याओ की अभिव्यक्ति को देखते हुए ली यूनसोंग ने कसम खाई कि वह निश्चित रूप से यून क्विंग्याओ से ये सब वापस ले लेंगे। जूनियर सिस्टर किंग्याओ, आओ और पियो। फिर मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु ली को धन्यवाद देता हूँ।
युन क्विंग्याओ भी अधिक पीना चाहती थी, इस उम्मीद में कि वह इस अवसर का उपयोग अपनी खेती को लेट स्टेज क्यूई रिफाइनिंग में सफल बनाने के लिए करेगी। जैसे ही दोनों अपने ड्रिंक का आनंद ले रहे थे, गु यानकी खुद पर संदेह करते हुए एक अंधेरे कोने में दुबका हुआ था। उसने अपने शरीर की ओर देखा, चमकदार और चमकीला। वह वास्तव में समझ नहीं सका, क्या वह उतना ही अस्वच्छ था जैसा कि युन क्विंग्याओ ने कहा था। साथ ही उसका क्या मतलब था कि उसे डंग बीटल बॉलर्स बनाना पसंद था। एक गोबर बीटल के रूप में, गोबर बीटल गेंदों के लिए कुछ मौलिक, सहज इच्छा रखने के लिए, क्या वह उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं, तो गोबर बीटल की गेंदें घुमाना गोबर बीटल का काम था। इसका गु यानकिंग से क्या लेना देना था? जहां तक अस्वच्छता की बात है, तो यह और भी बेतुका था। सचमुच, प्रतिदिन कितने गोबर भरिंग बरसते हैं? यदि यह शरीर दानव जाति से बचने के लिए फायदेमंद नहीं होता और यूं क्विंग्याओ के साथ छिपने के लिए सुविधाजनक नहीं होता, तो उसने पहले ही किसी और पर कब्जा कर लिया होता और इस घृणित शरीर को त्याग दिया होता। इस समय अस्तबल में आध्यात्मिक घोड़ा फूंफकारने लगा। फिर उसे शौच होने लगी। गु यानकी स्तब्ध रह गई। धिक्कार है, वह मौलिक प्रवृत्ति फिर से वापस आ गई। दृश्य टियास मिलिट्री प्रीफेक्चर के 100 बैटल्स पवेलियन में लौट आया। 3 दौर की ड्रिंक के बाद युन क्विंग्याओ, जिसने अपने शरीर से शराब निकालने के लिए आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग नहीं किया था, उसे हल्कापन महसूस हो रहा था। लेकिन वह अभी भी अपने भीतर बेचैन क्यूई और खून को महसूस कर सकती थी। काश वह अभी कुछ मार्शल कौशल का प्रदर्शन कर पाती। उसके मेरिडियन, जो पहले दुर्भाग्य से अवरुद्ध थे, सक्रिय आध्यात्मिक क्यूई द्वारा सीधे साफ कर दिए गए थे, बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से प्रवाहित होना। जब लोहा गर्म था तब ली युनसोंग ने प्रहार किया और वेटर से 2 और बर्तन लाने को कहा। जूनियर सिस्टर किंग्याओ, और ले लो। आ रहा। युन क्विंग्याओ को चक्कर आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज अनजाने में कुछ हद तक ऊंची हो गई। शराब के एक के बाद एक कप। युन क्विंग्याओ, जिसने पहले कभी इस तरह से शराब नहीं पी थी, ने एक और कप लिया, फिर बुदबुदाया, मैं अभी भी पी सकता हूँ, और तुरंत मेज पर गिर गया। वह मर चुकी थी। ली युनसोंग मुस्कुराए। उसने दोनों तरफ देखा, ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है। वह खड़ा हुआ, यूं क्विंग्याओ के पास बैठ गया और अस्थायी रूप से बाहर बुलाया, जूनियर सिस्टर किंग्याओ, जूनियर सिस्टर किंग्याओ। किसी ने जवाब नहीं दिया। ली युनसोंग मुस्कुराए, एक खंजर निकाला और युन क्विंग्याओ के बालों के करीब चले गए। जियांग निंग के मिशन ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि प्रत्येक स्ट्रैंड का मूल्य कितना था, केवल इनाम का सामान्य उल्लेख था। लेकिन ली युनसोंग को लगा कि यह निश्चित रूप से सिर्फ एक स्ट्रैंड नहीं था, अन्यथा कितने हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन होते। सुरक्षित रहने के लिए उसे थोड़ा और लेना चाहिए। ली युनसोंग ने अपनी लार निगलते हुए युन क्विंग्याओ के बालों को देखा। ये सिर्फ बालों की लंटें नहीं थीं, ये सभी उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। उसने हाथ उठाया, जैसे ही खंजर युन क्विंग्याओ के बालों पर गिरने वाला था, युन क्विंग्याओ अचानक जाग गया। उसने अपने पास बैठे ली युनसोंग की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? ली युनसोंग ने जल्दी और सावधानी से खंजर को वापस अपने स्टोरेज पाउच में डाल दिया। उन्होंने सूखी हंसी दी और कहा, मैंने तुम्हें बेहोश होते देखा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें थपथपाकर जगा दूं। इस शराब को पीने के बाद प्रभाव मजबूत होने पर इसके भीतर आध्यात्मिक क्यूई को जल्दी से परिष्कृत करना सबसे अच्छा है। तो यह बात है। युन क्विंग्याओ को थोड़ा दुख महसूस हुआ। वह पहले से ही नशे में थी और वरिष्ठ प्रशिक्षु ली अभी भी बहुत विचारशील थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले जो विचारशीलता दिखाई थी वह नकली नहीं थी। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। खड़े होते ही वह हिलने लगी। बड़े भाई चलो। ली युनसोंग, अरे मैं सफल होने से बस एक बाल की दूरी पर था। उसने नीचे देखा और ली युनसोंग खुश हो गया। उन्हें युन क्विंग्याओ की सीट पर टूटे हुए बालों की कुछ लंटें मिलीं, हालांकि बहुत अधिक नहीं, फिर भी फसल न होने से यह बेहतर था। उन्होंने युन क्विंग्याओ से कहा, जूनियर सिस्टर, मैंने पहले ही बिल चुका दिया है, आप नीचे जाएं और पहले मेरा इंतजार करें। मैंने एक दोस्त को देखा, मैं थोड़ी देर बातचीत करूंगा और फिर आपको ढूंढने आऊंगा। ठीक है।
यून क्विंग्याओ रेलिंग को पकड़कर लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। एक बार यूं क्विंग्याओ की आकृति दृश्य से गायब हो गई। ली युनसोंग बहुत खुश थे। वह जल्दी से टेबल के नीचे घुटनों के बल बैठ गया, ये देखने के लिए कि कहीं यून क्विंग्याओ के टूटे हुए बाल तो नहीं हैं। जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, यून क्विंग्याओ वास्तव में गंभीर बालों के झड़ने से पीड़ित था। इस थोड़े से समय में उसे वास्तव में यूं क्विंग्याओ के साथ गिरे हुए बाल मिल गए थे। उत्कृष्ट, हाथ में 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। इस भोजन से न केवल उसे पैसे की हानि नहीं हुई, बल्कि उसने पैसे भी कमाए। लेकिन ये ली युनसोंग का अंतिम लक्ष्य नहीं था। उसका अंतिम लक्ष्य यून क्विंग्याओ का सार रक्त, या कम से कम उसका कुछ रक्त प्राप्त करना था। उसे रातों रात अमीर बनने के इस अवसर को दृढ़ता से समझना था। इसलिए इस पूरे सप्ताह ली युनसोंग ने यून क्विंग्याओ को लगातार सहलाया और लाड़ प्यार दिया, जिससे उसका विश्वास और स्नेह हासिल हुआ। वह बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब यून क्विंग्याओ को मोटा किया जाए और उसका वध किया जाए। यून क्विंग्याओ ने ली युनसोंग द्वारा प्रतिदिन लाई जाने वाली चीजों को देखा। उसे डेजा वू की भावना थी, जैसे कि वह बिक्सियाओ संप्रदाय में वापस आ गई हो, जहां पूरा संप्रदाय उस पर विश्वास करता था। लेकिन वह हमेशा अपने दिल में बेचैनी महसूस करती थी। जब तक उसने अपने कमरे में मिस्टर यान नहीं पुकारा और मिस्टर यान के लिए अपने बालों में हाथ नहीं डाला, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि मिस्टर यान लंबे समय के लिए चले गए हैं। यून क्विंग्याओ थोड़ा घबरा गया था। उसे यकीन था कि श्री यान उसे नहीं छोड़ सकते और जल्द ही उसके पास लौट आएंगे। लेकिन वह गलत थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि श्री यान सचमुच वापस नहीं आएंगे। नहीं, मुझे मिस्टर यान को ढूंढना होगा। यून क्विंग्याओ बिस्तर से उठ गया। श्री यान एक गोल्डन कोर स्तर के विशेषज्ञ थे और भविष्य में वह एक नवजात आत्मा परिवर्तन होंगे। वह ऐसी संपत्ति नहीं खो सकती थीं। अध्याय 180 शुभ समाचार। यून क्विंग्याओ उठ खड़ा हुआ और बाहर भाग गया। हाल ही में वह सीनियर अप्रेंटिस ली के आंगन में रह रही थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु ली ने उसे अपने आंगन के लिए वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट दिखाए थे और यह काफी भव्य रूप से बनाया जा रहा था। बहुत अच्छा था। एकमात्र कमी यह थी कि इसे आगे बढ़ने में काफी समय लगेगा। कोई बात नहीं, वैसे भी सीनियर अप्रेंटिस ली के साथ रहना काफी आरामदायक था। जैसे ही यून क्विंग्याओ ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसने ली युनसोंग को आते देखा। उसे देखकर ली युनसोंग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अस्थायी रूप से कहा, जूनियर सिस्टर क्विंग्याओ, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। कौन सा शुभ समाचार है? यूं क्विंग्याओ की खूबसूरत आंखों से एक शानदार रोशनी फूट पड़ी। ली युनसोंग के प्रति उसकी शुरुआती सतर्कता के विपरीत इस बार उसने उस पर लगभग पूरा भरोसा किया। उस व्यक्ति पर कौन संदेह कर सकता है जो उनके सबसे निचले स्तर के दौरान उनके साथ रहा? ली युनसोंग ने कहा, जब मैं पहले एक मिशन पर था तो मेरी दोस्ती एक दुर्जेय मास्टर वेपनस्मिथ से हुई। उनकी कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तकनीकें दूसरों से अलग हैं। अन्य केवल आध्यात्मिक कलाकृतियों के स्वरूप को परिष्कृत करते हैं, भले ही उनके पास आत्मा हो। यह आमतौर पर काफी सामान्य है। लेकिन जब वह कलाकृतियों को परिष्कृत करता है तो वह रक्त के साथ कलाकृतियों को पिघलाने पर जोर देता है, जिससे आध्यात्मिक कलाकृतियों को अपने स्वामी के साथ पूरी तरह से जुड़ने की अनुमति मिलती है। केवल 7 भागों के प्रयास के साथ शक्ति के 12 भागों को मुक्त किया जाता है। इस बार जब मैं बाहर गया तो सौभाग्य से मैं अपनी यात्रा से लौटते हुए उनसे मिला, इसलिए मैंने अपनी पिछली दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए उनसे मेरे लिए 2 आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाने का आग्रह किया। दुर्भाग्य से मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इसलिए वह केवल उच्च स्तरीय चतुर्थ स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियां ही बना सका। सौभाग्य से इस रक्त बलिदान कलाकृति शोधन विधि के साथ एक उच्च श्रेणी की 4थी स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति अपने स्वामी द्वारा उपयोग किए जाने पर निम्न श्रेणी की 5वीं स्तरीय कलाकृति की शक्ति प्रदर्शित कर सकती है। इस बिंदु पर ली युनसोंग ने माफी मांगते हुए कहा, मैं मूल रूप से जूनियर सिस्टर को 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति देना चाहता था, लेकिन मुझे अंत में ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। मुझे सच में लगता है कि मैंने जूनियर सिस्टर को निराश किया है। उनकी बात सुनकर यून क्विंग्याओ को बस यही लगा
क्या अब भी ऐसी कोई अच्छी बात है? और रक्त से कलाकृतियों को परिष्कृत करने से ऐसा लगता है कि यह वास्तव में उपयोगकर्ता के साथ जुड़ सकता है। इसका तार्किक आधार भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वरिष्ठ प्रशिक्षुली अभी भी उसके बारे में सोचते थे, जो दुर्लभ था। धन्यवाद, वरिष्ठ प्रशिक्षुली। ऐसे अवसर का सामना करने के बाद भी आपने किंग याओ के बारे में सोचा। किंग याओ पहले से ही बेहद आभारी हैं। मैं चौथे स्तर की आध्यात्मिक कलाकृतियों को नापसंद करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अच्छी बात है, ली युनसोंग ने राहत का दिखावा किया। हालांकि अपने दिल में उन्होंने यूं क्विंग्याओ के बारे में शिकायत की, लगातार आभार व्यक्त किया, लेकिन केवल मौखिक रूप से। उसने एक जेड बोतल निकाली और कहा, फिर जूनियर सिस्टर, जल्दी से अपने महत्वपूर्ण रक्त की कुछ बूंदें इस जेड बोतल में डाल दें। मैं जानता हूं कि मास्टर वेपनस्मिथ का स्वभाव अधीर है, और मुझे डर है कि अगर वह बहुत लंबा इंतजार करेगा तो वह फिर से यात्रा पर जाएगा। मुझे अपना महत्वपूर्ण खून दो और मैं अभी उसे ढूंढने जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, ली युनसोंग ने एक जेड बोतल भी निकाली। देखो, मेरा महत्वपूर्ण रक्त पहले से ही तैयार है, केवल तुम्हारा गायब है। क्या यह महत्वपूर्ण रक्त होना चाहिए? युन किंग्याओ को अभी भी आपत्ति थी, क्योंकि जियांग निंग द्वारा उस पर इस्तेमाल किए गए जादू टोने से मनोवैज्ञानिक आघात बहुत गंभीर था। बेशक यह महत्वपूर्ण रक्त होना चाहिए। ली युनसोंग ने नकली हंसी उड़ाई। क्या आप मूर्ख हैं? यदि आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक कलाकृति आपके साथ जुड़े और मानक से परे अपनी शक्ति को उजागर करे, तो यह आपका अपना महत्वपूर्ण रक्त होना चाहिए, है ना? क्या ऐसा है? युन क्विंग्याओ ये सोचकर बहुत झिझक रही थी। अगर श्री यान यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, वह मुझे न्याय करने में मदद कर सकता है। ये देखकर ली युनसोंग ने आग्रह किया, जूनियर सिस्टर क्विंग्याओ, यह एक अवसर है जिसे चूकना नहीं चाहिए। युन क्विंग्याओ ने चुपचाप कहा, क्या मैं आपके साथ इस मास्टर वेपनस्मिथ को देखने जा सकता हूँ? जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं सीधे उसे महत्वपूर्ण रक्त दूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सीनियर भाई पर भरोसा नहीं है, गलत मत समझिए। मैं इस आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग विधि के बारे में थोड़ा उत्सुक हूँ। ली युनसोंग को पता था कि अब युन क्विंग्याओ को महत्वपूर्ण रक्त उपलब्ध कराना असंभव था, तो वह मुस्कुराया। उस महान गुरु का स्वभाव अजीब है। मैंने उस समय उन पर केवल एक छोटा सा उपकार किया था, यही कारण है कि वह मेरी ओर देखने को भी तैयार थे। अगर उन्हें पता होता कि मैं किसी और को ला रहा हूँ, तो मुझे डर है कि वह अब मुझे परेशान नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि जूनियर सिस्टर अभी भी थोड़ी झिझक रही हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं अपना चेहरा निगल लूंगा और उसे थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए अपनी पुरानी दोस्ती का थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा। जूनियर सिस्टर को तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है। रोकने की अपेक्षा मार्गदर्शन करना बेहतर है। लगातार आग्रह करने से उसे नुकसान होगा और संदेह पैदा होगा। सक्रिय रूप से दबाव न डालने से यह अधिक वास्तविक प्रतीत होगा। जब ली युनसोंग ने ये कहा, तो युन क्विंग्याओ अजीब हो गए। उसने शर्मिंदा होकर हंसते हुए कहा, धन्यवाद सीनियर अप्रेंटिस ली। बातचीत खत्म होने के बाद युन क्विंग्याओ मिस्टर यान को ढूंढने के लिए उस स्थान पर गए जहां माउंट पार्क किए गए थे। श्री यान के व्यक्तित्व को देखते हुए वह शायद अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब नहीं पीते होंगे। वह संभवतः आक्रोश से भरे हुए डंग बीटल को धक्का देने आएगा। वास्तव में युन क्विंग्याओ ने मिस्टर यान को घास के ढेर पर फैला हुआ पाया। उसने चारों ओर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई मौजूद नहीं है, वह चली गई। उसने प्रेषित किया, मिस्टर यान, आप यहाँ क्यों हैं? गु यानकिंग ने अपनी आंखें खोलीं और युन क्विंग्याओ पर नजर डाली। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह हाल ही में गहरे आत्मसंदेह में पड़ गया था। वह सोच रहा था, अब जब मेरे पास गोबर बीटल है, तो क्या इसका मतलब ये है कि गोबर बीटल मैं ही हूँ और मैं गोबर बीटल हूँ? Dung beetles love to push dung balls, does that mean I love to push dung balls? इस तरह के विचारों ने गु यानकिंग को इसे स्वीकार करने में कुछ हद तक असमर्थ बना दिया। यह उसके पूर्व स्वरूप से बहुत दूर था। अगर दूसरों को पता होता कि गु परिवार का किलिन बेटा, युवा शक्ति जिसने एक पीढ़ी पर राज किया, अब ऐसा हो गया है, तो वे निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाने के लिए किताबें लिखेंगे और नाटक बनाएंगे।
युन क्विंग्याओ ने अपनी जीभ चटकाई और अपने दिल में शिकायत की कि श्री यान वास्तव में क्षुद्र थे। क्या पिछली बार यह सिर्फ गोबर के गोले उछालना और अस्वच्छता कहना नहीं था? ये सत्य था, तो वह अब भी इतना निराश क्यों था? हे, पुरुष वास्तव में अपने चेहरे की परवाह करते हैं। अब भी एक जगह थी जहां उसे उसकी जरूरत थी। यूं क्विंग्याओ नीचे बैठ गए और उन्होंने कहा, मिस्टर यान, किंग याओ गलत थे। पहले किंग याओ ने लापरवाही से बात की थी। कृपया किंग याओ को माफ कर दें। किंग याओ ने वादा किया है कि अब से वह आपकी सलाह सुनेंगी। गु यानकिंग को थोड़ा भावुक महसूस हुआ। इस व्यक्ति के चेहरे पर पाखंड लिखा हुआ था। एक बार जब वह उपयोगी नहीं रह जाता, तो यह महिला उसे कुचलने वाली पहली महिला होती। गु यानकिंग ने एक पल के लिए आह भरी। वह खुश हो गया। युन क्विंग्याओ के पास चमकदार पवित्र शरीर था और उसकी क्षमता का दोहन करके उसकी खेती एक राक्षसी तकनीक के बराबर थी। भविष्य में वह उसकी सबसे वफादार कठपुतली बन जाएगी। उस वक्त इसे फिलहाल का हिसाब बराबर करने पर विचार किया जाएगा। गु यानकिंग का एंटीना हिल गया। क्या हुआ? युन क्विंग्याओ ने संक्षेप में गु यानकिंग को उस मास्टर वेपनस्मिथ के बारे में बताया जिसने रक्त से कलाकृतियों को परिष्कृत किया, जैसा कि ली युनसोंग ने उल्लेख किया था। अंत में उसने पूछा, मिस्टर यान, क्या आपको लगता है कि यह वास्तविक है? कहना मुश्किल। गु यानकिंग ने एक पल के लिए सोचा और यह पुष्टि करने के बाद कि उन्हें ऐसे आर्टिफैक्ट रिफाइनर संप्रदाय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा, कम से कम मैंने इसे नहीं देखा है, लेकिन चूंकि इसमें महत्वपूर्ण रक्त शामिल है, मैं अभी भी आपको सतर्क रहने और आवेग में कार्य न करने की सलाह देता हूँ। मुझे पता है। युन क्विंग्याओ ने आह भरी। दोपहर में युन क्विंग्याओ ने ली युनसोंग को शराब की दुर्गंध के साथ लौटते देखा। युन क्विंग्याओ को देखकर ली युनसोंग ने अपना शरीर सीधा किया और अपने कपड़े ठीक किए। वह मुस्कुराया और युन क्विंग्याओ से कहा, चिंता मत करो, मैं आज 100 बैटल पवेलियन से काइकुआन विजय लाया हूँ। महान गुरु ने शराब पीना खत्म करने के बाद फिर से यात्रा करने का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये संभवतः केवल 2 या 3 दिनों तक रुकने के लिए पर्याप्त है। जूनियर सिस्टर क्विंग्याओ कर सकती हैं। यूआरपी। ली युनसोंग ने एक पेड़ पकड़ लिया और उल्टी करने लगे। खत्म होने के बाद उसने अपना मुंह पोंछा, उसकी आंखों से खून बह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महान गुरु मुझे शराब उतारने के लिए आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग नहीं करने देते थे, इसलिए मेरे पास पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, वैसे जूनियर सिस्टर क्विंग्याओ, क्या आपने अपना मन बना लिया है? मैं अब और नहीं रुक सकता।